जैसे हमारे यहाँ जो भी कोई आता जाता था तो माँ ने सबके नाम रखे हुए थे। जैसे कोई बहुत लंबा आदमी आया तो माँ कहती थी तरकुल लाए हैं। एक सरदार जी थे जो ऑटो पे जाते थे दशहरे का ऐलान करते हुए, तो वो आज तक हम नहीं भूलें। वो हमें रिवाइज्ड हो गया है कि 19 तारीख को दशहरा बेगम हजरत महल पार्क में मनाया जाएगा। सीरियल के दौरान ही मेरे अनुभव कुछ अच्छे नहीं हुए। मतलब मुझे लगा कि आई एम नॉट कट आउट फॉर दिस। जिसका फर्टाइल इमेजिनेशन होता है जैसे मेरा था और वो अभी तक बरकरार है, उसमें आप जब अपने को देखते हो फिर आप दूसरे सामने वाले की स्टोरी भी सुनते हो। मैं मानती हूँ कि जो एक सिटिंग में लिखी गई कहानियाँ होती हैं वो बहुत इमोशनल कनेक्ट की कहानियाँ होती हैं, क्योंकि उस समय आपको वैसा आया हुआ होता है। पंकज आईएएस में भी आए शादी के बाद ही, तो हम लोग तो बहुत युवा थे जब हमने शादी कर ली, जबकि सब कह रहे थे अरे 2 बच्चों ने शादी कर ली है, ऐसे तरह। जब मैं भोपाल ट्रांसफ़र हुआ मेरे हस्बैंड का, तो मैं वहाँ पर मैंने एक किताब का प्लान शुरू किया कि भोपाल के ऊपर एक किताब लिखेंगे। उसके लिए मैंने बहुत रिसर्च की अंजुम। वो किताब अभी तक शाया नहीं हुई है। मोरालिटी में मैं मानती हूँ किसी की अनिच्छा और किसी की अनावश्यक हत्या और किसी के लिए नफ़रत, ये वर्जित प्रदेश है, ये नहीं होना चाहिए। ये डिस्कोर्स में रखना चाहती हूँ कि मेरी स्त्री पात्र सशक्त होगी। सिचुएशन ऐसी बन जाती है, चुनौती ऐसी आ जाती है कहानी में कि उसे ही लेकर चलना है समाज को। एक मेरा बड़ा मन है कि एक प्रेम से भरा हुआ उपन्यास लिखना चाहिए जिसमें सिर्फ प्रेम हो। नमस्कार, स्वागत है आपका संगत में। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। आज हमारे साथ एक ऐसी लेखिका हैं जो पैदा तो इंदौर में हुई, लेकिन उनका संबंध बहुत सारे शहरों से है। मूलतः बिहार के सिवान के रहने वाली हैं, महानगरों में रही हैं और इतने सारे काम किए हैं, लेकिन संतुष्टि आकर उनको एक काम में मिली और वो है लेखन। टीवी एंकर रहीं, आकाशवाणी के लिए काफ़ी कार्यक्रम किए, टेलीफिल्म्स तक साइन की, लेकिन संतोष नहीं मिला कहानियों और उपन्यास में आके। वंदना राग उर्फ बदहवास बानो, बहुत बहुत स्वागत है वंदना जी। नमस्ते। कहाँ गई बदहवास बानो, कहाँ गई? बदहवास बानो, मुझे लगता है कि सबसे कम काम जो हम लोग जीवन में करते हैं वो अपने ऊपर हंसना होता है। हम तत्काल प्रभाव से बुरा मान जाते हैं अगर कोई हमारी कोई शॉर्टकमिंग या कह देता है अरे तुमने ये क्या कर लिया, ये कैसे हो गया, तो हम तत्काल बुरा मान जाते हैं और थोड़ा लो फील करने लगते हैं। कई बार हमें कुंठा भी हो जाती है कि शायद हम इतने परफेक्ट नहीं हैं। पर मुझे ऐसा लगा कि इस बात को यदि हम पलट दिए और हम मान लें कि सामने वाला जो हम पर हंस रहा है सचमुच वो हंसने लायक ही बात है और ख़ुद पे हंसना शुरू कर दें तो कितना मज़ा आएगा। तो जितनी मेरी शॉर्टकमिंग्स थी, जैसे बदहवास, जो मेरा बदहवास कायदा है जीवन जीने का, उसके दौरान पनपी या हुई, उनको मैंने लिखना शुरू कर दिया। और ऐसे मैंने कोई ख़ास किताब कॉपी ऐसे करके बहुत सीरियसली नहीं लिखा, फेसबुक पोस्ट के तरह ही लिखना शुरू कर दिया और बहुत सारी चीज़ों को, अपनी स्मृतियों को खंगालने लगी। तो उसमें लगा कि मैं कितनी इम्परफेक्ट इंसान हूँ और इन इम्परफेक्शंस को मैं सेलिब्रेट भी कर सकती हूँ। तो ये अब आके लगा या फिर पहले से था? नहीं, बचपन से मेरे अंदर वो विकेड सेंस ऑफ ह्यूमर था। क्योंकि मुझे याद है जब मेरी शादी हो रही थी तो मैंने देखा कि मेरी माँ बड़ी उदास है, तो मैंने कादर खान के डायलॉग्स बोलने शुरू कर दिए जो उस समय खूब चलते थे। तो मेरी माँ ने वहीं जब हम बैठे हुए थे वेदी के सामने बोली, क्या कर रही हो तुम, लोग देख रहे हैं। शादी में आपने डायलॉग्स बोले? डायलॉग्स में वहीं पे वेदी पर पंडित जी उधर कुछ बोल रहे थे और मैं माँ के कान में, उनका चेहरा उदास था
तो मैंने माँ के कान में कादर खान के डायलॉग्स बोलने शुरू कर दिए। तो माँ बोली गुडन सब देख रहे हैं यहाँ पर, ऐसे मत करो। तो मैंने कहा चुप रहो, तुम जब तक हंसोगी नहीं तब तक ये चलता रहेगा। और फिर वो उस दौर के फेवरेट विलन कॉमेडियन जो भी कहिए, कादर खान और शक्ति कपूर हुआ करते थे। तो हम लोग घर में भी बहुत उनका मजाक, मतलब उन डायलॉग्स का मजाक उड़ाया करते थे। और फिर वेदी पे सब हंसने लग गए थे। पंडित जी को भी जल्दी जल्दी करके कहा गया कि काम ख़त्म करो, क्योंकि माहौल यहाँ पे बहुत दूसरे किस्म का हो गया है। तो इसीलिए मुझे लगा कि मैं हूँ अगर बदहवास तो उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। हमने देखा भी थोड़ी देर पहले। हाँ, ये भी जैसे हमने बात कही है कि इसे भी सेलिब्रेट किया जाएगा लिखकर। तो ये बाद में आपको बताएंगे। हाँ। तो आपने माँ का जिक्र किया अभी। माँ के साथ आप जब रह रही होंगी तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने माँ से सीखी होंगी और बचपन से उनको आप देखती आ रही होंगी। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिनको आपने अपनी माँ से अपने भीतर उतारने की कोशिशें की? तो माँ मेरी बहुत एजुकेटेड लेडी नहीं थी, और वो भी सिवान ज़िले की थी, मेरे पिता भी सिवान ज़िले के थे, और दोनों की शादी बहुत बचपने में हो गई थी, जैसे अमूमन उन दिनों हुआ करता था। तो मैं बहुत देर से पैदा हुई, मतलब उनकी शादी के 18 साल बाद पैदा हुई। तो उस दौरान माँ के संघर्ष बहुत सारे रहे होंगे, पिता के रहे होंगे, और होते ही थे उस दौर में। लेकिन मेरी माँ कभी भी बहुत साहसी थी, और उसने अपने आप को बार बार खुद से पढ़ लिख के परिमार्जित किया। और मेरे पिता ऐसी नौकरी में थे जो बड़े बड़े शहरों में माँ को लेके गए, जैसे इलाहाबाद और लखनऊ। तो लखनऊ वगैरह की तहजीब माँ ने खुद से इम्बाइब की। तो जब मैं पैदा हुई तब तक माँ का एक दूसरा रूप था। वो बड़ी एक ऐसी महिला थी जो किसी चीज़ से डरती नहीं थी, घबराती नहीं थी, और हर चीज़ को सीखने का प्रयास करती थी। एक तो साहस, मुझे लगा कि माँ से ये जब भी मैं उसको देखती थी मैं कहती थी ये कहीं भी चली जाती है बिना डरे, और सब कोई को सिखाया जाता। उस दौर की महिलाएं जो थी, माँ के दौर की, बहुत तरह तरह से परिष्कृत जिसे कहेंगे, बहुत सोफिस्टिकेटेड हो चुकी थी, जो पापा के मित्रों की पत्नियाँ थीं। लेकिन मेरी माँ ने सब चीज़ खुद इम्बाइब किया, और वो किसी से नहीं दबती थी। घर में कोई क्राइसिस आ जाए, कोई बीमार पड़ जाए, माँ के चेहरे पर शिकन नहीं आती थी। तो एक तो मुझे लगा कि ये बिल्कुल वो धीरे धीरे माँ के साथ ग्रो करते करते वो खुद अंदर आया। दूसरी चीज़, मेरी माँ खाना बहुत अच्छा बनाती थी। वो दाल भात भी बनाती थी, तो दूसरे लोग, हमारे दोस्त घर खाने आते थे कि आंटी के हाथ का दाल भात खाएंगे। तो जब मेरी शादी हुई, मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था, बिल्कुल नहीं माने बिल्कुल नहीं। तो जब मेरी शादी हुई तो मैं पंकज जी जो मेरे हस्बैंड हैं उनके साथ जाकर एक बहुत छोटे शहर में गई रहने। उनकी जो पहली ट्रेनिंग थी बहुत छोटे शहर में थी, जहाँ की पॉपुलेशन 60,000 थी। तो वहाँ मेरा कोई मित्र नहीं था, कुछ नहीं था। धीरे धीरे मैंने मित्र बनाने शुरू किए। लेकिन जब वहाँ पे एक हाउस हेल्प आया और उसने खाना बना के हमें खिलाया, तो मुझे बड़ा रोना आया। मुझे लगा ये खाना तो मैं खा ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि जो मेरी माँ के हाथ का टेस्ट था उसे रिक्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मेरी तो कोई लाइफ आगे होने वाली है नहीं। उसके बाद से मैंने खाना बनाना शुरू किया, और मुझे लगता है 1-1.5 महीना कच्चा पक्का बनाते बनाते वो भी मैंने सीख लिया। बिल्कुल माँ के की तरह तो नहीं, लेकिन माँ के नज़दीक पहुँच गई। इसके बाद मैंने सीखा कि आप माँ के अंदर जो सेंस ऑफ ह्यूमर की अभी बात, बदहवास पानों की बात थी, तो माँ के अंदर भी बड़ा विकेड सेंस ऑफ ह्यूमर था। तो जैसे हमारे यहाँ जो भी कोई आता जाता था तो माँ ने सबके नाम रखे हुए थे। जैसे कोई बहुत लंबा आदमी आया तो माँ कहती थी तरकुल आए हैं। तो तरकुल आप जानते हैं, ताड़ तरकुल के पेड़ होते हैं। तो तरकुल मतलब भोजपुरी में बोला जाता है ताड़। हाँ, तो ऐसे आए हैं।
कोई लौकी होता था, कोई कद्दू होता था, इस तरह से। तो इस तरह से माँ मतलब सब्जियों फलों की सिमिलैरिटी जिसमें बहुत मीननेस नहीं होती थी, जैसे ये विकेट सेंस ऑफ ह्यूमर बस हंसाने के लिए पूरे परिवार को। तो ये भी आपने लिया और आप भी नाम रखने लगी? नाम मैंने भी रखे। अच्छा, साहित्य में किस किस के नाम रखे? देखिए वो डिस्कस यहाँ नहीं कर सकते हम लोग। हाँ, माँ से तो ये सारी चीज़ें आ गई। पिता ट्रांसफरेबल जॉब में थे, तो बहुत सारे आप शहरों में रहीं। तो एक तो किन किन शहरों में रहीं और कुछ पिता के बारे में बताएं। अब माँ से ठीक उलट, माँ जितनी रॉ थी, पिता उतने ही सोफिस्टिकेटेड थे। पिता पढ़ने में बहुत तेज़ रहे थे, बहुत कुछ किया था उन्होंने जीवन में। तो और घर के बड़े थे तो जिम्मेदारी भी थी उन पर, और दिखने में भी बहुत सुकुमार और सुंदर थे। तो वो बहुत धीमे बोलते थे, सबको छोटे बड़े ख़ास तौर से स्त्रियों की बहुत इज़्ज़त करते थे, तो बहुत झुककर प्रणाम करते थे। तो मुझे याद है कि बचपन में एक हमारी स्कूल की टीचर कभी आई होंगी किसी सिलसिले में, तब मैं 4th 5th में पढ़ती थी, तो मिस रोज़ी नाम था उनका। तो कभी वो आई किसी सिलसिले में, काम के सिलसिले में, तो पिता ने उनको झुककर प्रणाम यूं करके बहुत झुककर किया। तो उन्होंने जाकर स्कूल में सबको कहा कि बताइए पेरेंट्स कैसे होते हैं, और एक इनके फादर हैं कि कितना झुक के टीचर को भी प्रणाम करते, प्राइमरी स्कूल के टीचर को भी। तो स्त्रियों की बहुत ज़्यादा इज्जत करना। तो किस ओहदे पे थे उस समय? पापा मेरे लाइफ इंश्योरेंस में काम करते थे। तो हम लोग उनकी वजह से बहुत सारे शहरों में, जैसे कहा तो पापा लोग तो पहले, मैंने जैसे बताया कि बहुत लेट मैं पैदा हुई थी, तो बहुत सारे शहरों में रह चुके थे पहले ही। लेकिन उनके साथ मैं कुछ अरसा पटना में रही, कुछ मुजफ्फरपुर में रही। इंसिडेंटली मुजफ्फरपुर में ही पंकज राग जो मेरे पति हैं वो मुझसे टकराए थे, और वो लंबा सिलसिला 5th क्लास में टकराए थे, और उसके बाद आज तक मेरे साथ हैं। मैं करूँगा उस पर बात अलग से। हाँ, तो वो फिर मुजफ्फरपुर रहे, फिर हम मेरठ रहे, हम लखनऊ रहे, हम असम रहे, गुवाहाटी रहे, हम फिर दिल्ली रहे और मुंबई रहे। तो 7, 8, 9 शहर में रही पापा के साथ। इन शहरों से क्या क्या मिला? बहुत कुछ। आज मैं जो कुछ भी हूँ इन्हीं शहरों की बदौलत कह सकती हूँ। तरह तरह का एक्सपोजर मिला, बहुत सारे कल्चरल ट्रेडिशंस मिले। जैसे गुवाहाटी में जब रहती थी तो मैं कभी नहीं भूलती हूँ कि वहाँ उस समय गुवाहाटी इतना डेवलप नहीं था। अब मैं दोबारा गई थी तो बहुत डेवलप लगा मुझे, मतलब विकास, तथाकथित विकास जो हम लोग बोलते हैं, रोड्स अच्छी हो गई हैं, ग्लास बिल्डिंग्स बहुत सारी आ गई हैं। लेकिन उस वक्त वो छोटा सा शहर होता था जहाँ खाने पीने की बहुत अच्छी चीज़ें मिलती थी। तो मुझे याद है बचपन में एक नारियल का पीठा, एक चावल के आटे में नारियल किस के पीठा बनता था, और वो मुझे इतना पसंद था कि जब भी कोई असम जाता था या कोई आता था या कोई असमीज़ लोग मिलते थे तो मैं कहती थी मुझे वो पीठा खाना है। तो एक वहाँ पर भाषा सीखी मैंने, मुझे असमीज़ आती है, मैं अब बोल नहीं पाती हूँ क्योंकि प्रैक्टिस ख़त्म हो गई उसकी। फिर इंदौर में जहाँ मेरा जन्म हुआ था, चांस की बात है कि बाद में मैं वहीं ज़्यादा रही, लेकिन इंदौर में जहाँ जन्म हुआ था उस मेरे बगल के जो परिवार थे वो बंगालीज़ थे। तो मैंने सबसे पहले 3 ज़ुबानें सीखी, मतलब हिंदी सीखी और बंगाली सीखी उनकी वजह से, और स्कूल में अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ी थी तो अंग्रेज़ी सीखी। तो 3 भाषाएं वो सीखी। चूँकि मुझे बंगाली आती थी तो मैंने असमीज़ भी बहुत जल्दी पिकअप कर लिया। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े, जब हम मेरठ आए तो वेस्टर्न यूपी का लिंगो हमने देखा बिल्कुल अलग। हाँ, वेस्टर्न यूपी आकर मुझे लगा कि अरे लोग कितने रूड हैं, मतलब कैसे। मुझे याद है एक वो थे अंकल थे, उन्होंने पापा को बोला कि तो आप बैठ जाओ। तो अब हम आए जहाँ आप बैठ जाइए, बिहार में हमें इस तरह से सिखा, घर का भी हमारा माहौल ऐसे था, आप बैठ जाओ।
तो हमने पापा को बाद में ऐसे खींच खींच के कहा कि पापा वो अंकल तो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं और आपसे जूनियर है फिर भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो उन पापा ने समझाया नहीं बेटा ये वेस्टर्न यूपी है, यहाँ पे ऐसे ही बोला जाता है। फिर हमने देखा खाने पीने का कल्चर अलग था, बोलने का, मतलब बहुत वार्म लोग थे लेकिन उनकी भाषा में वो नफासत नहीं थी। उसके ठीक बाद, मेरठ के ठीक बाद पापा का ट्रांसफ़र लखनऊ हुआ और लखनऊ में लगा जैसे जन्नत मिल गई, क्योंकि भाषा, मिठास। और मुझे याद है बदहवास बानो के सीरीज़ में मैंने लिखा था एक सरदार जी थे, मतलब इतना कल्चरल असिमिलेशन था उस शहर में कि एक सरदार जी थे जो ऑटो पे जाते थे दशहरे का ऐलान करते हुए। तो वो आज तक हम नहीं भूलें, वो हमें रिवाइज्ड हो गया है कि 19 तारीख को दशहरा बेगम हज़रत महल पार्क में मनाया जाएगा। तो इस तरह से वो गाते हुए जाते थे और वो चीज़ इतनी संग्रहणीय हो गई भीतर कि बस गई। फिर एक बार जब मैंने इसी के बारे में पोस्ट लिखी बदहवास बानो, तो बहुत सारे लखनऊ के लोगों ने उस पोस्ट पर, जिन्हें मैं नहीं भी जानती थी, जो साहित्यिक मिजाज के नहीं थे, वो लोग भी आए। उन्होंने कहा अरे तुम वरना तुम्हें याद है ये बात, हमारे बचपनों का भी ये था। और लखनऊ से ये सीखा कि दशहरे पे जैसे ईदी मिलती है वैसे दशहरे पे पापा हमें इनाम देते थे, तो वो सारा कल्चर था। फिर हमें याद है पापा खुद शाकाहारी थे लेकिन हमें अपने मुकीम अंकल और सईद अंकल के घर ले जाते थे और मुकीम अंकल और मुकीम आंटी जिस तरह के कबाब खिलाते थे वैसे मैंने फिर जीवन में नहीं, वो स्वाद नहीं मिला। और पापा ज़रूर कहते थे कि नहीं हम शाकाहारी हैं लेकिन हम अपने बच्चों को जो है एक्सपोजर देंगे, वो खाना चाहे तो खाएंगे, ये उनका निर्णय होना चाहिए। तो पापा से ये उदारता, ये सोफिस्टिकेशन, ये कल्चरल एसिमिलेशन की सारी चीज़ को अपने भीतर ये करो। कहीं पापा के अंदर जाति भेद, लिंग भेद, धर्म भेद कुछ नहीं था। तो नेचुरली जो कहते हैं ना परवरिश, बहुत ही मैं मानती हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, ये शहर, वहाँ की कल्चरल ग्रुप्स, वहाँ का कल्चर पूरी तरह से, और पापा का इनिशिएशन कि तुम जाओ, तुम्हें ये छोटा काम नहीं करना है, छोटे ढंग से नहीं सोचना है। पापा हमेशा बोलते थे वो ख़ास बनाना चाहते थे मुझे, लेकिन वो आम से अलग होके ख़ास नहीं बनाना चाहते थे। ठीक है, कई बार ऐसा होता है जैसे आप बोल रही हैं आम से ख़ास बनाना चाहते थे लेकिन आम से अलग नहीं रखना चाहते थे। कई बार ऐसा होता है जब आप किसी शहर में कम अवधि के लिए बहुत सारे शहरों में रहते हैं तो आपको लगता है हम कुछ पाने के करीब थे लेकिन उससे पहले हम वहाँ से हट गए। आप बहुत कुछ ले रहे होते हैं वहाँ से और ले नहीं पाते हैं, फिर आप दूसरे शहर में जाते हैं, फिर एक नई शुरुआत होती है। क्या इस सब चीज़ों ने कोई उस तरीके का प्रभाव भी डाला? आपको लगा कि उसमें मैं ज़्यादा रहती तो शायद मैं आज कुछ और होती? नहीं, मुझे हमेशा से 2-3 शहर बहुत प्रभावित करते रहे। जैसे दिल्ली मुझे बहुत प्रभावित करता था और चांस की बात है कि आज दिल्ली में ही हूँ मैं, और बहुत सालों से हूँ और शायद आजीवन अब यहीं रहूँगी। तो दिल्ली मुझे हमेशा प्रभावित करता था क्योंकि लगता था कि दिल्ली कभी ना ख़त्म होने वाली यात्रा है। दिल्ली को जानना, आप एक सिरे से शुरू करेंगे और इतने शहर, ये बात मुझे हमेशा फैसिनेट करती थी। शायद अभी हम कुरेद कर एक शहर के बारे में जान पाए हैं, अभी 7 शहर और बाकी हैं। इस तरह से मुझे दिल्ली के बारे में लगता था, बाकी शहरों के बारे में मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन मुंबई से तो बहुत मिला आपको? मुंबई से मिला, बहुत मिला, और मुंबई ने मुझे बहुत बोल्ड, बहुत फॉरवर्ड लुकिंग और बहुत प्रोफेशनल किस्म का बनाया। मुंबई ने ये दिया मुझे। तो ये आप कह सकते हैं कि मुंबई के बारे में मैं ऐसा कह सकती हूँ कि अगर मैं मुंबई रहती तो शायद मेरी राह कुछ और हो सकती। थिएटर आपने वहीं करना शुरू किया? थिएटर उसके पहले भी मैंने किया था, लेकिन थिएटर, टीवी और सिनेमा। और आज ये बोलते हुए मतलब वो बदहवास बानो ही लिखेगी तो अच्छा है कि मैंने एक फ़िल्म भी साइन की थी।
आपको MJ हशमत जिन्होंने कोरा कागज़ बनाई थी, राइटर थे कोरा कागज़ फिल्म के, तो वो एक फ़िल्म प्रोड्यूस कर रहे थे। तो मेरा ऑडिशन भी हो गया, सब कुछ हो चुका था, लेकिन फिर 2-3 चीज़ें हो गई। चीज़ें ये हो गई कि मेरे पापा रिटायर हो रहे थे, तो उन्होंने कहा ऐसा कर लो, शादी कर लो, जैसे हर मध्यम वर्गीय पिता और माता चिंता करते, शादी कर लो, सिनेमा विनेमा तो उसके बाद भी होता रहेगा। पर फिल्म का उन दिनों आज की तरह का कल्चर नहीं था, फिल्म इंडस्ट्री का। और मैं जब 2-3 सीरियल मैंने जो साइन किए और उसके कुछ एपिसोड्स शूट भी कर लिए थे मैंने, और वो एयर भी हुए। तो जब मैं गई ना, तो 3-4 एपिसोड्स के बाद ही वो जो माहौल था वो उसी तरह का माहौल था जो जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। मतलब कि शोषण शब्द नहीं है, उसको वो लोग मानते थे कि ये तो टेकन फॉर ग्रांटेड है कि अगर कोई लड़की हीरोइन, हम उसको साइन कर रहे हैं, मतलब तथाकथित हीरोइन लेकिन जो भी हम साइन कर रहे हैं तो वो तो प्रोड्यूसर के साथ उसको जो प्रोड्यूसर कहेगा। और ये बात मुझे बहुत सहमा रही थी, क्योंकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से गई थी और दिल्ली यूनिवर्सिटी का माहौल बहुत एकेडमिक और बहुत इंटेलेक्चुअल किस्म का था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता। चांस की बात है कि मैं वहाँ पर एक दिन दूरदर्शन के ऑफिस गई और मुझे फटाफट सीरियल मिल गए, मेरा ऑडिशन हुआ और उन्होंने मुझे कहा कि युव दर्शन करके एक कार्यक्रम आता था युवाओं के लिए, तो उन्होंने कहा कि अरे तुम कर लो, तुम तो कर सकती हो एंड ऑल दैट। तो मैंने कहा ठीक है, कर लेती हूँ। मज़े की बात थी, उस समय जस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ था, तो काफ़ी समय था कि मैं एक्सप्लोर कर सकती थी अपने करियर को। तो मैंने कर लिया। वो सब तो बहुत अच्छा था, जब तक दूरदर्शन में बात रही तब तक बहुत अच्छा था। जब वहीं पे प्राइवेट प्रोड्यूसर्स आते थे और वो कहते थे कि मतलब वो साइन करते थे, अपना देखते होंगे जैसे भी जो भी उनका सिलेक्शन, वहीं पर 2 प्रोड्यूसर्स आए थे। तो उन्होंने एक ऑडिशनिंग चल रही थी, तो उन्होंने मुझे एक स्क्रिप्ट दी पढ़ने के लिए, तो मैंने पढ़ी। तो उसके बाद में मुझे कुछ दिनों बाद ख़बर आ गई कि आप को हम साइन कर रहे हैं, ऐसे ऐसे है। तो मैं बड़ी खुश हो गई। घर वाली पापा मम्मी का ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। उन्होंने, उनकी वजह से ही मैं दूरदर्शन पे भी जा रही थी और सीरियल्स भी तभी किए थे। लेकिन फ़िल्म के लिए जैसे बात होने लगी तो उन्होंने पहले कहा कि आप अपना एक शूट करवाओ, और जैसे कि बोलते हैं कि हम ऐसे रन करेंगे और शॉट्स ये करेंगे वो करेंगे। तो वो भी पापा ने मुझे सपोर्ट किया। पापा ने एक बहुत बड़े, अब वो शायद विदेश में हैं कहीं, बहुत बड़े कैमरामैन थे उस समय, फैशन फोटोग्राफर, उनसे मेरा शूट भी कराया। पापा ने उनके घर भेजा मुझे। सोचिए आज आप साइन की होती तो मैं बोलता हमारे साथ में है अभिनेत्री और लेखिका। नहीं, तब शायद मैं लिखती नहीं ना, नहीं लिख पाती। तो पापा ने वहाँ तक सपोर्ट कर दिया। लेकिन सीरियल के दौरान ही मेरे अनुभव कुछ अच्छे नहीं हुए। मतलब मुझे लगा कि आई एम नॉट कट आउट फॉर दिस, क्योंकि मुझे लगा मैं सिर्फ फालतू की हा ही नहीं कर सकती हूँ। बैकग्राउंड में थोड़ा इंटेलेक्चुअल इनपुट था, लिखने पढ़ने का माहौल रहा था। मैं बहुत ज़्यादा पढ़नियार बच्ची जिसको बोलते हैं, पढ़ती रहती। तो उसको वो मैच करना, जब तक उसका ग्लैमर पक्ष था कि कहीं जा रहे और चेक आ रहे थे 60,000 रुपये, उस समय बहुत बड़ी बात थी, 90s की बात मैं कह रही हूँ। तो 60,000 आपको मिल रहे हैं, तो मतलब इट वाज बिग मनी पॉकेट, मतलब 60,000 वाज अ लॉट ऑफ मनी। तो मुझे तब तक तो ठीक लगा, लेकिन जब मुझे वो थोड़ा सा लगा कि उन्होंने कहा यहाँ आ जाइए, यहाँ मिलने आ जाइए, तो मुझे लगा मेरा लेवल थोड़ा सा कम हो रहा है। अच्छा, इन सब के बीच में लेखन कब आया और कहाँ था, या आया था कि नहीं आया था? लेखन बचपन से लिखती थी। मैंने कहा भी है, हर जगह कहती हूँ कि लेखन बहुत थेराप्यूटिक मसला था मेरे लिए। मैं लिख के अपने गुस्से को शांत करती थी, और मुझे कोई भी चीज़, मुझे ना सिर्फ बहुत ख़राब लगेगा ये सार्वजनिक रूप से एक्सेप्ट करना, पर सच ये है कि मेरी नज़र हमेशा बुरे और ख़राब और उदास चीज़ों पे जाती थी बचपन से, नेचर ही रहा होगा। जबकि एक तरफ मैंने आपसे कहा कि मैं विकेड सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ बड़ी हुई और सब कुछ था मेरे घर में,
लेकिन साथ ही साथ जब मैं सड़क पे चलती थी तो मुझे कोई व्यक्ति अपने बच्चे को पीटता हुआ नज़र आता था, रादर देन गुलमोहर मुझे कभी नज़र नहीं आता था। तो मेरे साथ के लोग बहुत रोमानी बातें करते थे और मैं इन बातों से अफेक्टेड होती थी। ये मेरे सारे फ्रेंड्स तस्दीक कर देंगे जो स्कूल के फ्रेंड्स हैं मेरे। तो उसको आप लिखती थी? मैं 8वीं क्लास से ही बहुत कुछ लिखती थी, जिसकी कॉपीज़ भी मेरे पास मौजूद हैं। पहला क्या लिखा था? कहानी लिखी थी। कौन सी? उसका नाम था माणिक। माणिक किस पे थी, थोड़ा सा बताइए। अब तो ये 13-14 साल की थी जब हाँ। मैंने पहली कहानी लिखी। तो उसमें एक लव स्टोरी टाइप की चीज़ थी, जिसमें एक ऑब्वियसली मैं तो खुद 13 साल की थी, पर मैंने इमेजिन किया था कि एक 20 समथिंग लड़की का एक लड़के के साथ इश्क होता है और वो इश्क टूट जाता है। और अच्छा, जैसा उस उम्र में होता है, मतलब हाँ, वैसा ही रोमानी आपने- कहानी हाँ, रोमानी थी। कहानी थी। और इसलिए टूट जाता है क्योंकि परिवार बहुत डिमांडिंग होता है लड़की के लिए। तो और शायद उस दौर की फिल्मों का भी असर था कि आदर्श लड़की की बहुत सारी पिक्चरें, जैसे एक फिल्म आई थी तपस्या, राखी उसमें थी और उसकी शादी तय हो रही थी और फिर अचानक उसके फादर गुजर जाते हैं, तो वो लड़की जो है पूरे घर की चीज़ संभालती है, अपने भाई बहनों की शादी करती है, उसका इश्क मुकम्मल नहीं होता है। तो उस समय बहुत एक ये 70s के दौर की बातें हैं, जब इश्क मुकम्मल से ज़्यादा एक लड़की के आदर्श होने की बातें होती थी। तो शायद वही कहानियाँ थी जो मैं लिखा करती थी। तो इस तरह से पहली कहानी माणिक आपके हिसाब से जो पहली कहानी है, लेकिन लोगों के हिसाब से पहली कहानी झगड़ा जो हंस में छपी। 13 साल की उम्र में ज़्यादातर फैसिनेट करता है, मैं वापस माणिक की तरफ जा रहा हूँ। हाँ। ज़्यादातर फैसिनेट करती है शायरी, कविता। उस उम्र में जब आप स्कूल में होते हैं, आप कहानी लिख रही थी, ऐसा क्यों हुआ? पता नहीं, कहानी आई। और मैं बहुत ख़राब पोएट हूँ, बहुत ख़राब कविता। कोशिश बाद में लोगों ने चढ़ाया कि अरे तुम्हारी हिंदी बड़ी अच्छी है। अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे की हिंदी अगर अच्छी हो जाए तो लोग चढ़ाते बहुत हैं, तुम तो कविता भी लिखो। और मैं 4 लाइन लिखती थी, इतनी बनावटी, इतनी बेकार, मतलब क्या बोलूँ, वर्स्ट क्रिएटिव एक्सप्रेशन होता था। तो मुझे लगा कि नहीं मतलब वो आई ही कहानी, मैं क्या कहूँ, मेरे प्रोज़ ही आता था। क्योंकि मैं जब भी क्लास में ऐसे लिखती थी तो मुझे बहुत हाई मार्क्स मिलते थे। और कविता मैंने कभी ट्राई भी नहीं की क्योंकि वो आती ही नहीं थी उस तरह से। एसेज भी मेरे कहानी नुमा होते थे, इसी वजह से मुझे इमेजिनेशन के बहुत नंबर मिलते थे। झगड़ा कहानी छपी हंस में आपकी पहली, शादी के बाद। तो वो जो एक्सपीरियंस था झगड़ा का, वो कहाँ से मिला था? हाँ, बताती हूँ, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसे लोग कहते हैं अरे पहली कहानी वो भी झगड़ा। बहुत सारे लोगों ने ये बात पूछी, तो मैंने कहा कि हाँ, पहली कहानी झगड़ा इसलिए क्योंकि जब आदमी की नई नई शादी होती है तो झगड़े बहुत होते हैं। आप एडजस्ट कर, भले ही आपका प्रेमी आपके साथ 20 साल से हो या कितना भी, हमारा तो बहुत बचपन का ही, मतलब प्रेम क्या था, जो भी था उस वक्त से था। तो इसके बावजूद जब आप किसी के साथ रहना शुरू करते हो तो आपको एडजस्ट करना पड़ता है, दूसरा बंदा भी करता है, दोनों करते हैं। तो उसमें कई चीज़ें सेट नहीं होती। मतलब ऐसा लगता है कि अरे मैं तो इसको बहुत अच्छे से जानती थी, फिर भी देखो ये ब्रश कैसे कर रहा है। ऐसी ऐसी बातों पे लोगों के झगड़े होते हैं शादी के बाद। लोगों को लगता है कि ये मैंने अपनी कहानी लिखी है। लेकिन जैसा कि आपसे मैं पहले कह चुकी हूँ कि जिसका फर्टाइल इमेजिनेशन होता है, जैसे मेरा था और वो अभी तक बरकरार है, उसमें आप जब अपने को देखते हो फिर आप दूसरे सामने वाले की स्टोरी भी सुनते हो। तो उसी में सब 28 से 30 समथिंग सब लोग थे। मेरी तो शादी जल्दी हो गई थी, मैंने तो बहुत MA प्रीवियस में शादी कर ली थी, तो मेरी तो बहुत जल्दी हुई थी। बाकी लोगों की मुझसे 5-7 साल बाद भी प्रॉपर एज में हुई सबकी शादी। तो मैं देखती थी इनके भी झगड़े हो रहे हैं और उनके सब आके सुनाते थे, अरे उसने ये किया,
कोई लड़की सुनाती थी, कोई लड़का सुनाता था, यार एडजस्टमेंट बहुत मुश्किल है। तो उन सारी चीज़ों को एक साथ जोड़कर मैंने एक कहानी लिखी, झगड़ा। और सबसे पहले रात में वो कहानी आई, सुबह उठ के मैंने पंकज को वो कहानी सुनाई, तो बोला अरे ये तो प्रॉपर कहानी है, इसको तुम भेजो कहीं छपने के लिए। मैंने नहीं भेजी। तो हमारा एक दोस्त आया हुआ था, उसने कहा कि सुनो तुम ये कहानी हमको दे दो। तुमने कहा क्या करोगे? पढ़ेंगे दोबारा। ले गया, 2 कहानियाँ एक साथ आई थी, तो ले गया और उसने मेरे नाम से चिट्ठी बना के हंस में भेज दी। इस तरह से मेरी पहली कहानी प्रकाशित हुई। आपने कहा रात में कहानी आई, ये जो कहानी का आना है कैसे होता है? क्योंकि अनुभव तो इकट्ठा होते रहते होंगे, और वो जो आना है वो महसूस कब होता है कि अब ये आ गया? अंजुम, मेरे ऊपर जैसे हाल आता है ना, वैसे मैंने रियलाइज़ किया मेरे ऊपर कहानी आती है। और मैं इसको बहुत ही क्लीशेड उसमें नहीं बोलना चाहती हूँ कि ये पवित्र एक्सपीरियंस है जैसे हाल होता है, लेकिन जब आदमी बावरा हो जाता है, जब हाल आता है, तो आपने देखा होगा कैसे लोग हाथ पैर फेंकने लगते हैं, तो वैसी कहानी मेरे ऊपर आती है। तो एक्सपीरियंस तो चलते रहते हैं और उसका कोई ट्रिगर होता है, ठीक है। कभी कोई इमोशनल ट्रिगर हो जाता है, कभी कोई सामने वाला बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसा मैं सोच रही थी। सामने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जेस्चर हो सकता है उसका, कोई कहानी ऐसी सुना रहा होता है जो मेरी कहानी नहीं है, पर मुझे लगता है मेरी अपनी टाइप की कहानी है, तो वो चीज़ कभी भी क्लिक करके आ जाती है। और मेरी ज़्यादातर कहानियाँ एक सिटिंग में लिखी गई कहानियाँ हैं, तो इसीलिए मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानती अगर कोई कहता है कि बड़ी इम्परफेक्ट कहानी है। मैं मानती हूँ कि जो एक सिटिंग में लिखी गई कहानियाँ होती हैं वो बहुत इमोशनल कनेक्ट की कहानियाँ होती है, क्योंकि उस समय आपको वैसा आया हुआ होता है। तो फिर कहीं भी लिख लेती हैं? लिख लेती हूँ, क्योंकि आपने तो एक बार अनरिजर्व्ड बर्थ पर आधी टिकट पे वहाँ भी लिखी कहानी है। हाँ लिखी है, ख़यालनामा नाम की कहानी वहीं आई थी, ट्रेन में। हाँ, वो बस एक हैंडशेक से शुरू हुई थी। एक बुज़ुर्ग व्यक्ति ने जो शायद 75 साल के थे, उन्होंने मेरे साथ हैंडशेक किया था। तो हैंडशेक जब उन्होंने किया तो उनका हाथ थरथरा रहा था और मेरा हाथ बहुत स्टेडी था। तो मैंने कहा जब 30-40 साल का गैप होता है उम्र में, तब हैंडशेक भी कैसे बदल जाता है, तो उस व्यक्ति के क्या ख़यालात होते होंगे, वो कैसे जीता होगा, क्या वो अपने ओल्ड एज को, इस थरथराहट को एक्सेप्ट करना चाहता है? नहीं करना चाहता है। मतलब वो करना नहीं चाहता, उसके ऊपर आ जाती है वो मजबूरियाँ। क्योंकि कोई भी व्यक्ति कभी नहीं सोचता कि अब मैं 70 का हो गया हूँ तो मुझे ऐसे आचरण करना चाहिए। वो वैसा ही करता है जैसे वो 25 में भी करता था। वो कर नहीं पाता है, वो अलग बात होती है। तो ये कहानी सचमुच मैंने ट्रेन की बर्थ पर, और उस समय लैपटॉप भी नहीं था मेरे पास, तो मैंने कॉपी डायरी थी मेरे, उसमें फट 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 लिखी थी। 2 कहानियों का जिक्र कर रहा हूँ, कट करेजा और 2 ढाई किस्से। इन 2 कहानियों में ऐसा लगता है कि वंदना राग खुद बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। इन कहानियों में कितनी आप आत्मकथ्य और आत्मस्वीकृति को स्वीकारती हैं? बिल्कुल नहीं स्वीकारती हूँ। अरे आपने कहा है कई जगह पर ये तो। नहीं, मैं कहती हूँ कि जैसे कि कटकरेज की जो कहानी है, कटकरेज को मैंने तब इमेजिन किया जब मैं सिवान अपने गांव गई, और बहुत पुरानी कहानी नहीं है, रीसेंट ही है। तो मैंने देखा कि वहाँ पर वो चाउमीन के ठेले, और वो है उसमें एक हिस्सा है जिसमें जो बच्चा है वो बदलाव को देखता है। तो मैं तो कभी रही नहीं इतने लंबे समय तक गांव में, मैं बस एज अ बच्चा जाती थी, फिर मैं गई एज एन एडल्ट। पर जब मैं एज एन एडल्ट गई तो मेरे अंदर का बच्चा वहीं मौजूद था, क्योंकि वो ग्रो नहीं किया था। गांव तो ग्रो कर गया था, पर मैं तो वहीं फ्रीज थी ना,
जब मैं 8-10 साल की उम्र में गांव गई थी, उसके बाद की स्मृति मेरी बननी थी। उसके बाद की स्मृति सारी बोरोड स्मृतियाँ थीं। जब मुझे पता चलता था गांव में ये हुआ, गांव में वो हुआ, लेकिन साक्षात देखने का अनुभव एक बच्चे का ही अनुभव था। मैं उसको ऐसे कहूँगी, भले ही मेरी उम्र कुछ भी हो, मैं एडल्ट थी, बच्चे हो गए थे मेरे, तब मैं गई थी दोबारा। और मुझे तब भी उस चेंज ने, उस बदलाव ने बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया। और मैं वो पुराना गांव का पूड़ी भुजिया खोजने गई थी। जब कोई भी मेहमान गांव में जाता था तो उसको पूड़ी भुजिया और हलवा खिलाया जाता था, लेकिन मुझे चिप्स और मोमोज़ और चाउमीन खिलाए गए। उसी चीज़ को मैंने कट करेज में लिखा, लेकिन उसमें बस वो अनुभव मेरा था। बाकी फिर मैंने गांव की क्रूरताएं जो मैंने अपने आसपास देखी, उसका गांव में ये सारी पूरी गांव की कहानी है। और मुझे लगता है कि गांव का जो एक मेरे बचपने का नॉस्टैल्जिया था, वो बड़े होने पर टूटता चला गया, जो कि सही बात थी। लेकिन वो टूटा मेरे बहुत एडल्ट होने के बाद। मेरे अंदर का बच्चा लेकिन वही था, 10 साल वाला या 8 साल, जो गांव को जानना चाहता था। हाँ, क्योंकि मैं तो उसी तरह से जानती थी गांव को। तो जो भी टूटन भी हुई मेरे आदर्शवाद की गांव को लेकर, वो उस बच्चे की हुई। इसीलिए इस कहानी का मुख्य पात्र एक बच्चा है। हाँ। दूसरा, आपने 2-2.5 किस्से। पहले मैं इसी पे एक इंटरफेयर कर रहा हूँ बीच में। ये तो अच्छी चीज़ है ना, अगर आपको कचौड़ी या पूड़ी या हलवा खाना था, उसकी जगह अगर मोमोज और चाउमीन आ रही है, ये तो अच्छी चीज़ है। गांव डेवलप कर रहा है और उनकी सोच भी वैसी हो सकती है। हो सकता है हम यहाँ से बैठ के वो चीज़ ना देख पा रहे हों। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि गांव वाले तो बड़े खुश थे इस विकास से। ठीक है, मुझे ये लगा कि ये बिल्कुल मेरी वैसी ही धारा पे सोच जा रही है कि जब हम कहते हैं कि आदिवासी गांवों को आदिवासी गांव की तरह ही रहना चाहिए। लेकिन जब मैं पंकज की वजह से जगदलपुर बस्तर में रही, मेरा बहुत क्लोज कनेक्शन आदिवासियों के साथ रहा, बहुत उठना बैठना रहा। और उनका ये कहना था, उस बातचीत के क्रम में ये बात निकल कर आई कि आप दिल्ली वाली हो तो आपको सब चीज़ मिल जाए और हमें ना मिले, ये क्यों होना चाहिए। तो ये बहुत पुरानी डिबेट है। फिर मैंने बहुत सारा पढ़ा उस बारे में और मैंने देखा कि ये डिबेट पुरानी डिबेट है, क्योंकि मेरे घर भी जो भी रिश्तेदार बच्चे हैं गांव में, बहुत कम बच्चे हैं, उनका भी ये कहना था कि ये विकास तो होना ही चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। इसीलिए उस कहानी में आप देखेंगे कि जब मैंने दोनों पक्षों का तुलनात्मक अध्ययन किया, तो अंत में जो बच्चा है वो यही कहता है, जाने दिया जाए। कहानी जाने दिया जाए से ख़त्म होती है कि आपको अच्छा लगता है, अंजुम को अच्छा लगता है कि नॉस्टैल्जिया बरकरार रहे तो रहे, सारी स्थापनाएं सत्यापित हैं। हाँ, लेकिन जाने दिया जाए। इसीलिए। और 2-2.5 किस्से? हाँ, 2-2.5 किस्से पूरी तरह से भोपाल, पूरी तरह से काल्पनिक कहानी है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। तो भोपाल में एक बहुत अजीम शख्सियत हुआ करते थे, मंजूर एहतशाम, जिनका जिक्र मैं बार बार करती हूँ। और उनके लिखे को मैं बहुत ऊंचा दर्जा देती हूँ। और वो मुझे बहुत मोहब्बत से समझाया करते थे लिखने पढ़ने के बारे में। और उनके साथ मैं इस तरह की बहुत सारी बातें करती थी। वो मुझे भोपाल की पुरानी बातें बहुत सारी सुनाया करते थे। तो उसमें बताया करते थे कैसे किस्से गढ़ते हैं भोपाल के लोग। तो जब मैं भोपाल ट्रांसफ़र हुआ मेरे हस्बैंड का, तो मैं वहाँ पर मैंने एक किताब का प्लान शुरू किया कि भोपाल के ऊपर एक किताब लिखेंगे। उसके लिए मैंने बहुत रिसर्च की अंजुम। वो किताब अभी तक शायद नहीं हुई है, लेकिन उसके लिए मैंने इतनी रिसर्च की, गली गली मोहल्ले पुराने भोपालियों से इतना मिली। अब उनमें से अनफॉर्चुनेटली कई गुज़र भी गए हैं, तो वो मेरे पास बहुत आर्काइवल मटेरियल है उसका। उसी दौरान रात को भी हम जाते थे, और आपने देखा होगा खिरनी वाला वहाँ एक पेड़ है, और स्वामीनाथन का वहाँ पे वो
फेमस, मैं रिसेंटली होके आया तो अभी मैंने देखा। हाँ, फीनिक्स भी पक्षी भी वहाँ पर मौजूद है और उस मैदान ने मुझे बहुत प्रभावित किया। तो रात को आप निकलिए कभी भोपाल में, अब तो बहुत कम हो गया ये ट्रेडिशन, लेकिन तब भी आपको लोग किस्से गढ़ते मिल जाएंगे, आपको वहाँ लोग चेकर्स खेलते मिल जाएंगे, वहाँ पे कैरम खेलते मिल जाएंगे उसी एरिया में। और वो मुझे बड़ा फैसिनेट करता था। मीठी मीठी शक्कर भरी चाय वो पिया करते थे और यही सब किस्से बताया करते थे। उसी में ये कहानी अपने आप उस एरिया को बहुत दिनों तक ऑब्जर्व करते हुए निकली कि ऐसे किसी व्यक्ति का अगर कुछ हो तो कैसा होगा। तो आप जिस हिसाब से कह रही हैं ये दोनों कहानियाँ कुछ हद एक और तक, चीज़ हुई थी, कुछ हद तक, हाँ, जैसे वहाँ पे एक मध्य प्रदेश में आपने तीजन बाई का, ऋतु वर्मा का नाम, कथावाचक, 2-2.5 किस्से कथावाचक की कहानी है। तो हमारे मित्र हैं नवल शुक्ल, वो उन्होंने मेरा इन लोग के प्रोफेशन से, इन लोगों से बहुत परिचय करवाया। तो उनके बारे में वो हमेशा किस्से बताते थे और मुझे लगता था ये सारे कथावाचक जो हैं, जैसे तीजन बाई भी, उनको तो देख और सुन लेना अपने आप में अद्भुत एक्सपीरियंस है। तो वो कहाँ से जाकर विदेश में जाती हैं और कितनी बड़ी हो गई। ऋतु वर्मा भी बहुत बड़ी हो गई, लेकिन कुछ ऐसे कथावाचक हैं जो कमर्शियलाइज्ड हो गए। अब मैं कंट्रोवर्शियल बात नहीं बोलूँगी, लेकिन आज के समय में भी कथावाचन का कथावाचक बहुत ज़्यादा चल रहा है। हाँ, तो कथावाचक के ऊपर भी, तो वो जो कमर्शियलाइज, और ये कहानी मैंने कितने पहले लिखी है, तो मैंने इमेजिन करके ही लिखी कि ऐसे कमर्शियलाइज भी जो हमारी कथाएं हैं, जिनको हम बचपने में बहुत प्यार से देखा करते थे, और कितना भी प्रगतिशील घर हो, हर घर में रामायण महाभारत पढ़ी जाती थी, बोली जाती थी, लेकिन उसका धीरे धीरे रूप कैसा हो गया। ये कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन आज कितनी सच साबित हो रही है। अच्छा, जब आप, जैसे आपकी अधिकांश कहानियाँ उत्तम पुरुष में चलती हैं, 3rd पर्सन में, जिसमें मैं कह के आप मैं की शैली में कहानियाँ कहती हैं, ये जो मैं की शैली है ये प्रामाणिकता के लिए होती है या फिर कहीं भय भी लगता है कि लोग इसे मेरी ही कहानी ना मानने लग जाए? नहीं, अगर लोग इसे मेरी कहानी मान ले तो बहुत अच्छी बात है, जबकि वो मेरी कहानी है नहीं। जो प्रामाणिकता की आप बात कह रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर मैं आप बन जाऊं तो मुझे बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि आप कैरेक्टर में भी अपने आप को ढाल सकती हैं। मैं नहीं हो सकती हूँ, मैं अंजुम बनना चाहती हूँ, मैं अंजुम को लिखना चाहती हूँ, अपने को नहीं लिखना चाहती। तो उसके लिए मुझे आपके जो परकाया प्रवेश वाली बात है, तो वो तो बहुत डीपली जाना पड़ेगा ना। तो मुझे लगता है कि वो करके मैं अंजुम बन के अगर कहानी लिखती हूँ आपके अंदर परकाया प्रवेश करके, तो मुझे वो चीज़ लगती कि मैं सच्ची कहानी लिख रही हूँ। इसलिए बहुत सारी कहानियों में ये मैं है, कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, कोई बच्चा है, कटकरेज में बच्चा ही है वो। अच्छा, जब मैं की शैली तो आपने अपना ली, कई बार ऐसा होता है, जैसे आपने कहा कि आप गांव बहुत कम आई गई और हमेशा जाती हैं, तो आपके भीतर का बच्चा जो है हमेशा जागरूक किस्म का बच्चा है जो सब जान लेना चाहता है और अभी भी उस पुराने गांव को याद करता है। जब आप कम आई गई तो गांव के बारे में लिखना, फिर आप सूचनाओं का सहारा लेती होंगी, जाहिर सी बात है, बहुत सारी अनुभव तो उस हिसाब से नहीं है, तो आप सूचनाओं का सहारा लेंगे। फिर सूचनाओं का जब सहारा लेंगे तो फिर कहानी उस सूचनाओं पर आधारित ज़्यादा हो जाती है। फिर उसमें कल्पना का सहारा लेते हुए उन सूचनाओं को कैसे ढाला जाता है? अब सूचना भी देखिए, गांव पे मैंने बहुत कम लिखा है। मैं और इसको मतलब एक्सप्रेस कर देता हूँ इस सवाल को। इसी में कटकरेज की अगली कहानी है देवा देवा हिजरत से पहले। ठीक है, देवा देवा एक तरीके से किसान परिवार, किसानों की आत्महत्याएं विदर्भ और महाराष्ट्र में खूब हुई, सब जानते हैं। ठीक है, आपको अखबार में या तमाम तरह की जगहों पर ये सूचनाएं पढ़ने को मिल जाएंगी। आप वहाँ नहीं हैं, आपको नहीं पता कि कपास कैसे उगाया जाता है, आपको नहीं पता
कि किसान परिवार पे क्या बीत रही है। वो स्वानुभूति नहीं है, सहानुभूति आपको है। फिर आपने वो कहानी लिखी, कैसे? लेकिन देवा देवा तो अनुभव की गई कहानी है। हाँ। क्योंकि उस समय पंकज की पोस्टिंग थी सौंसर, जो मैंने जिक्र किया, छिंदवाड़ा सौंसर, और सौंसर के आगे पांडुरना पड़ता है और उसके आगे नागपुर। ये कहानी वहाँ से उपजी है। नागपुर में जिस दौरान ये 2000 की बात होगी, बहुत सारी किसान आत्महत्याएं हो रही थी, और बाय चांस मेरे हाथ में साईनाथ की एवरीवन लव्स अ गुड रॉट वाली किताब आ गई। मैंने उसे पढ़ लिया, और उसके बाद मैं इतना ज़्यादा प्रभावित हुई उस चीज़ को, पूरे एरिया को लेकर, क्योंकि वो मेरे सामने था, दूर नहीं था मुझसे। ऐसा नहीं है कि ये कहानी मैंने पूरी तरह से कल्पना से लिखी है, कल्पना से भी लिखी है, लेकिन जो सामने दिख रहा था कि मेरे ही मतलब थोड़े 10 किलोमीटर आगे जाकर इस गांव में 4 लोग मर चुके थे आत्महत्या करके, और उसका रीज़न रिसर्च सूचना था। तो सूचना बेस्ड पे ही चीज़ें मैंने शुरू की लिखनी, और फिर मुझे लगने लगा कि अरे ये जो बंदा है जो मेरा कहानी में आता है, ये मैं उस तरह की कहानी नहीं लिख सकती हूँ कि मैं उसके बारे में ऑथेंटिक ढंग से, ऑनेस्टली, कि जो कपास की खेती के बारे में एक विस्तार पूर्वक, जो आपने बिल्कुल सही कहा कि एक कहानी बनती वैसे, तो मेरी कहानी फिर कहाँ बनेगी? क्योंकि मैं इस बात पर लिखना चाहती हूँ, मैं बहुत विचलित हूँ इस किसान आत्महत्या से। तो मेरा फोकस अचानक चला गया उस परिवार पर, जो छूट गया परिवार है, वो कैसे डील करता होगा। तो वैसे बहुत सारे परिवार मैंने खुद देखे। एक और कहानी है मेरी, शहादत और अतिक्रमण। हाँ, बहुत अच्छी कहानी। उस कहानी में एक सचमुच की लड़की थी जिसे सम्मानित किया जा रहा था, और बाई चांस मैं उसमें मौजूद थी, उसमें मतलब उस समारोह में मैं मौजूद थी। मैंने अपनी आंखों से देखा कि ये तो यार 20 साल की लड़की है, और इसे राज्य जो है वो सम्मानित कर रहा है, फॉर व्हाट? और इसका असली ज़िंदगी इसकी कैसी होती होगी? फिर वो कहानी, वो भी एक गांव की बेस्ड पर कहानी थी, तो वो भी वहीं से उपजी। अच्छा, ये सवाल नहीं उठता कई बार, अभिजात्य बैकग्राउंड है, गांव पर आधारित कहानियां लिख रही हैं, किसी और से तो नहीं लिखवा रही? ये तो अभिजात्य का तो की तोहमत, प्यारी तोहमत लेकिन लगती रही है जीवन भर। और सचमुच जब मैंने लिखना शुरू किया, मैंने बताया कि हमने तो पढ़ते वक्त ही, पंकज IAS में भी आए शादी के बाद ही, तो हम लोग तो बहुत युवा थे जब हमने शादी कर ली, जबकि सब कह रहे थे अरे 2 बच्चों ने शादी कर ली है, ऐसे तरह। तो जब पंकज IAS में आ गया और चला गया ट्रेनिंग में, तो मैंने यूनिवर्सिटी दोबारा ज्वाइन की कि मैं अपना MA कंप्लीट करूं, MPhil ज्वाइन करूं। तो उस दौरान क्या हुआ कि बाद में जब मैंने, उस समय मैं आलेख लिख रही थी कुछ, और एशियन एज में भी मैंने कुछ लिखा था उस तरह का, लेकिन कहानी, फिर मैंने कहा ना, गद्य पे ही मेरी कलम थोड़ी बहुत जो भी चमकी तो गद्य पे चमकी। तो जब मैं लिखने लगी कहानी, तो मुझे याद है शुरू में सब कहते थे क्या रे, ये तो IAS की पत्नी हैं, तो अमूमन किसी से लिखवा लेती होंगी। और लोगों की ये जो प्यारी सी तोहमत है, ये बेजा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सचमुच किसी और से लिखवा लेते हैं या सही करवा लेते हैं, या सचमुच एक बहुत अभिजात्य किस्म की लाइफ लीड करते हैं। लेकिन मैं ऐसी नहीं थी, ना हो सकती हूँ। और इसके लिए मेरा पार्टनर जिम्मेदार है, जो खुद एक अफसर हो के भी अफसर नहीं है। वो खुद एक बहुत अच्छा कवि है, खुद इतना पढ़ता लिखता रहता है,
और वो उसने कभी हम दोनों में इस तरह की जो बुनियादी कनेक्शन है, वो बुनियादी कनेक्शन इसी पढ़ाई लिखाई से ही जन्मा है। तो उसमें जब वो खुद इतनी चीज़ें लिखता है, इतनी मेहनत करता है ऑफिस के इतने सारे आवर्स के बाद और बैठ के लिखता है, तो उसके बाद उसके पास वक्त कहाँ होगा कि मेरी चीज़ें सुधार दे, या मैं आदमी कहाँ से जुटाऊंगी जो मेरी चीज़ें सुधार दे। नहीं हो सकता है। लोगों को लगता है ना अर्दली और 50 चीज़ें मिली होती हैं, तो कुछ ना कुछ तो साथ में स्टेनो वगैरह होते ही हैं, सुधार ही देते होंगे। हाँ, तो स्टेनो का एक काम था, जब शुरू में मुझे कंप्यूटर टाइपिंग नहीं आती थी, तो पंकज के स्टेनो थे भोपाल में, जो मेरी कहानी के पहले पाठक होते थे, क्योंकि वही टाइप करते थे मेरे लिए। उनके पास 2-3 स्टेनो थे, तो एक हिंदी के अच्छे, और वो थोड़ा साहित्य में अभिरुचि रखते थे, तो वो टाइप करते थे मेरे लिए और बोलते थे मैडम इस बार कहानी बहुत अच्छी बनी है, या इस तरह से वो बेचारे करते थे अपना। लेकिन फिर बहुत जल्द मैंने खुद ही टाइप करना, 1-1.5 साल 2 साल उन्होंने किया होगा, उसके बाद फिर मैं खुद ही टाइप करने लगी। तो आपको यकीन नहीं होगा कि पंकज राग भी मेरी कहानी छपने के बाद पढ़ते हैं। मेरे पास कोई नहीं था, मेरे घर में कोई साहित्यिक नहीं था, मैं एक बिल्कुल प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से नहीं आई हूँ जैसा लोगों को लगता है। और प्रिविलेज्ड पति से शादी ज़रूर हुई, मतलब जो पति बना मेरा, और वो प्रिविलेज बहुत सारे अपने तमगे से लेकर आया, लेकिन हमने उस तरह का कोई प्रिविलेज एंजॉय नहीं किया कि हमारे गेट खोलने के लिए एक वो रहेगा। मुझे हमेशा से वो बात बहुत नागवार गुजरती थी, मुझे अपनी प्राइवेसी में वो खलल दिखलाई पड़ता था। हाँ, कुछ प्रिविलेजेस हम जैसे गाड़ी है तो गाड़ी से मुझे कहीं पहुंचा देना, ये प्रिविलेजेस हमने एंजॉय ज़रूर किए। लेकिन अभी भी लोग याद करते हैं कि कैसे हम 2nd क्लास में चला करते थे। हमारे पास कभी, हमारे बच्चे वैसे ही बड़े हुए, और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि हमने कभी अपने बच्चों को कहीं विदेश अपने, मतलब ऐसा नहीं है, जो कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, पर न पंकज की वैसी मंशा थी न मेरी थी, हमने यहीं पे रह के सारा कुछ किया। तो मैं प्रिविलेज्ड वाइफ बिल्कुल नहीं थी, उसको तो जो मुझसे 2-3 बार मिलेगा वो समझ जाएगा। वंदना जी, बार बार पंकज जी का जिक्र हो रहा है। आपने इससे पहले बताया था कि 5 मतलब बहुत बचपन में ही आप दोनों मिल गए थे, आपस में मिले थे, तो ये क्या शादी मैंने सुना बचपन में ही तय हो गई थी आप लोगों की? पंकज तो आज दावा करता है कि उसने बचपन में ही सोच लिया था। आपने? मैंने तो कोई ऐसा नहीं सोचा था, सच्चाई ये है। लेकिन हाँ, बड़े होने पर जब मैं 11th-12th में, फिर हम लोग, मेरे पापा का चूँकि बताया ही था, इधर उधर शहर बदलते रहे हमारे। फिर लखनऊ में जब मैं थी तब पंकज की एक चिट्ठी आई मेरे पास, तो मैं भी शॉक्ड हो गई। ये क्लास में फर्स्ट आता था और बिल्कुल एक जो ज़हीन बच्चा होता है वो था, तो आकर्षित तो सारी लड़कियां थी, हम कम लड़कियां थी क्लास में, तो आकर्षित तो सब थी। लेकिन चिट्ठी उसने मुझे लिखी, तो वो भी किससे, तो हमारे जिस मिस रोज़ी का मैंने जिक्र किया था, तो उनके हस्बैंड सर फिलिप थे, ये दोनों हमारे टीचर्स हुआ करते थे, तो ये हमसे हमेशा टच में रहे। तो पंकज उनके पास गया और उनसे मेरा पता लिया, और फिर उसने मुझे चिट्ठी लिखी। फिर मैंने भी जवाब दिया, मुझे अच्छा लगा, और फिर मैंने जवाब दिया, और फिर इस तरह सिलसिला चल पड़ा। तो मिले, लेकिन हम लोग फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में, फिर पापा का ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया, मैं आई, तब तक वो स्टीफेंस में पढ़ रहा था, और मेरा एडमिशन हंसराज कॉलेज में हुआ। अरे आप मेरे सीनियर हैं। हाँ अच्छा, हाँ। हंसराज के ही हो, ओके। तो फिर हम लोग का थोड़ा मिलना जुलना ये सब शुरू हुआ, और उसने तो मन बना ही रखा था। आजकल बच्चे हंसते हैं, हाँ आपने एक मतलब आप डेट्स पे उस तरह से नहीं गए। हमने कहा हमारा डेट सिनेमा होता था या कॉफ़ी होता था, बस इतना। उस तरह का तुम लोग के ज़माने की तरह डेट्स नहीं होता था, बट एक अंदर लाइंग कमिटमेंट सॉर्ट ऑफ रहता था कि हाँ इस बंदे के साथ ज़्यादा घूम रहे हैं तो इसी से शादी होनी चाहिए। इस तरह का एक मॉरल वैल्यू सिस्टम भी था हमारी जनरेशन। कि लॉन्ग डिस्टेंसिंग कैसे चला? हाँ, तो वो भी लोगों ने पूछा
कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ऐसे रहा, लेकिन रहा। और उसके बाद जब शादी का भी निर्णय हुआ तो पेरेंट्स को बताया, मेरे पेरेंट्स तो आपको बताया मेरे लिए बहुत सपोर्टिव ही थे, तो उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। उस समय पंकज पढ़ा रहा था केम कॉलेज में, जस्ट उसने एमए किया था और उस समय इजी था पढ़ाना, तो एडहॉक पढ़ा रहा था। और उसके बाद में उसी दौर में उसने यूपीएससी दिया, लेकिन रिज़ल्ट नहीं आया था, उसके पहले ही शादी हो गई। तो कई दोस्त मेरी पीठ ठोकते भी हैं कि अच्छा ये नहीं कि आईएएस बन गया तब शादी की, उसके पहले ही जब वो प्रोफेसर था, प्रोफेसर से ही शादी मैंने की थी। तब एक तोहमत और लग जाती। हाँ, लगती, ज़रूर लगती। हाँ। तो फिर खैर रिज़ल्ट आया शादी के बाद, इंटरव्यू हुआ शादी के बाद, और उसके बाद वो एकेडमी गया। तो यही लॉन्ग डिस्टेंस भी था, और फिर 2 साल तो मैं अकेली ही रही दिल्ली में, जब वो ट्रेनिंग में गया मसूरी। फिर जब उसकी विलेज ट्रेनिंग और कस्बा वाली जो उनकी पोस्टिंग मतलब ट्रेनिंग आती है, तो छिंदवाड़ा गई मैं फिर बाद में। इस तरह से आप जब लिख रही हैं और लिख रही थी, इन लॉज सपोर्टिव थे? बहुत ज़्यादा। मेरे फादर इन लॉ प्रोफेसर आर.एल. शुक्ला दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री के प्रोफेसर रहे, अब नहीं है वो, और मेरी मदर इन लॉ बिहार यूनिवर्सिटी में इंग्लिश की प्रोफेसर। तो उनको हमेशा लगता था कि शायद अगर बॉन्डिंग हम दोनों की है, मतलब उनके बेटे की और मेरी, तो ये पढ़ने लिखने को लेकर ही है, तो दोनों ही एक दूसरे को इंस्पायर करते रहेंगे, तो कभी कोई ढीला नहीं पड़ेगा, जो कि सही बात रही। कई कहानियों में जिक्र आता है जहाँ पर कलेक्टर होता है, हाँ, जहाँ पर कोई ना कोई सरकारी बड़ा अफसर होता है। हाँ। क्या वो सारे वही अनुभव से लिए गए पात्र हैं? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ऐसा फर्स्ट हैंड अनुभव, क्योंकि इसमें सब प्रामाणिक बातें हैं, कोई भी बात ऐसी नहीं है। देखिए, ह्यूमन रिलेशंस जो होते हैं या जो हमारे रिस्पॉन्सेस होते हैं समाज को लेकर, वो हर मतलब शहर में, हर कल्चरल कम्युनिटी में, हर तरह के ग्रुप्स में लगभग सिमिलर होते हैं। हम बस एक वो खींच लेते हैं, एक रेखा खींच लेते हैं, कहते हैं नहीं नहीं वो आईएएस है तो अलग ढंग से उसकी प्रेम की कहानी होगी या लस्ट की कहानी होगी, क्योंकि वो प्रिविलेज्ड है। होगा, प्रिविलेज्ड होता ही है, लेकिन लव और लस्ट दो ऐसी बेसिक ह्यूमन टेंडेंसीज हैं जो हर आदमी की लगभग सिमिलर होती है। ठीक है, यहीं पर एक सवाल, लव और लस्ट की चूंकि बात हो रही है, आपकी 3 कहानियों का जिक्र कर रहा हूँ, नमक, आज रंग है और क्रिसमस कैरोल। नमक में एक अधिकारी का अपने जूनियर की पत्नी पर दिल आता है, वो आकर्षित होता है और वो काफ़ी यंग होती है उनसे। क्रिसमस कैरोल में उल्टा है, स्टेला का दिल अपूर्व के ऊपर आता है और अपूर्व यंग है। दोनों कहानियों में आप देखें तो दिल जो है वो निकला जा रहा है अपने से यंग एज की तरफ, मतलब आकर्षित हो रहा है। और ये एक जगह नहीं है, आपकी कई कहानियों में ये चीज़ें आ रही हैं। और वहीं पर आज रंग है में त्रिकोणीय प्रेम है, उसमें फिर हिंसा भी है, अपराध भी है, वो यूपी का पूरा दृश्य है जहाँ आप रहीं भी। ये क्या पूरा का पूरा वही लव और लस्ट वाला मामला है? देखिए, और ये विलोम क्यों, मतलब क्रिसमस कैरोल और नमक में ये चरित्रों का विलोम क्यों? अंजुम, जिनसे वो कर रहे हैं प्रेम, वो तो बड़े हैं ना, वो भी तो कर रहे हैं उनसे प्रेम। आप स्टेला को ही क्यों देख रहे हैं? अपूर्व को भी तो देखिए, अपूर्व भी तो उनसे प्रेम कर रहा है, अपने से कितनी उम्र में बड़ी औरत से। और इसी तरह से तान्या, मिस्टर माथुर जो एक ब्यूरोक्रेट हैं, तान्या कभी एक्सप्रेस नहीं करती, पर कहीं ना कहीं तो वो भी आकर्षित है ना, उसी को तो जीतना चाहता है माथुर। बट वो अनएक्सप्रेस्ड है। नहीं, फिर भी वो एक तरह से, देखिए, उस तरह से लस्टफुली नहीं वो उससे जुड़ी है, लेकिन एक तरह से आकर्षित है, तभी वो इतनी बातें भी उनसे कर पाती है, बेखौफ होती है उनसे। तो ये भी तो एक, मतलब कहानी को इस तरह से नहीं देखा जा सकता कि ये विलोम है। इसमें जितने कैरेक्टर्स हैं, सब कुछ ना कुछ एक दूसरे के लिए फील करना है,
और यही हमारे समाज का सच है। छाया युद्ध भी इसी तरह की है। छाया युद्ध में पति पत्नी के बीच वो है। तो मेरा ये मानना है कि जो भी ह्यूमन टेंडेंसीज होती हैं, और उसमें हिंदी कहानी में बहुत बार आता है, सांकेतिक रूप से आता है, लस्ट को लेकर बात आती है, और आजकल तो लोग खूब लिखते हैं उसके बारे में। पहले हिंसा के साथ लस्ट आता था, और अब समय जो बदला है उसमें लस्ट भी एक रिश्ते की साझेदारी का बनावट में हो सकता है। ये बात भी प्रमाणित होती जा रही है। बहुत सारे ऐसे रिश्ते बनते हैं जीवन में जो लस्ट पर ही आधारित होते हैं। अब वो अलग बात है कि व्यवहारिक रूप से हम ये नहीं बोलते कि आई एम इन लस्ट विथ हिम, हम यही बोलते हैं कि आई एम इन लव विथ हिम और आई एम इन लव विथ हर। ठीक है, बट लस्ट को आप डिस्काउंट करके इस ज़िंदगी को नहीं जी सकते हैं। ये बिल्कुल ह्यूमन एक क्या बोलना चाहिए, टेंडेंसी है, चाहत है, इच्छा है, और बिल्कुल मनुष्य के भीतरी कणों में वो बसी हुई इच्छा है। उसको हम डिस्काउंट नहीं कर सकते। और ये जो मुझे लगता है कि मॉरलिस्टिक डिस्कोर्स रहा है हिंदी कहानी में भी, जिसमें जैसे एक बार किसने कहा था, जैसे लिहाफ कहानी है, उसने उस डिस्कोर्स को तोड़ा है। लेकिन वैसी कहानियाँ बहुत कम हैं जिनको हम याद करते हैं। लेकिन आजकल तो सब लोग इसके बारे में लिख रहे हैं, तो वो डिस्कोर्स जो है, मॉरलिस्टिक डिस्कोर्स, वो टूटा है, जिसका स्वागत होना चाहिए। और मैंने तो इस डिस्कोर्स के अगेंस्ट में नहीं लिखा है, मैंने तो यूं ही इसके बारे में अपनी समझ से कुछ सिचुएशंस क्रिएट की हैं और इन्हें लिखा है। जब आप चीज़ों को मॉरली देखते हैं और उसको डिस्कोर्स में ले जाने की कोशिश करते हैं, या फिर जिसको आप मॉरली डिस्कोर्स की बात कर रही हैं, तोड़ते हुए कहीं तो ये लगता होगा ना कि मैं इसको तोड़ रही हूँ तो मेरी पीढ़ी, मेरे बच्चे, अगली पीढ़ी इनको पढ़ेगी। क्या मुझे कितना तोड़ना है इसको? क्या पूरी सारी मॉरली चीज़ें ख़त्म कर देनी है? मोरालिटी में मैं मानती हूँ किसी की अनिच्छा और किसी की अनावश्यक हत्या और किसी के लिए नफ़रत, ये वर्जित प्रदेश है, ये नहीं होना चाहिए। यही ह्यूमैनिटी है, यही मनुष्यता है। इसके अलावा जो लोग सेक्स पे बात करने के से घबराते हैं या उस मोरालिटी की बात करते हैं, खास तरह के प्यूरिटेनिज्म की बात करते हैं, वो सब्जेक्टिव चीज़ है वो। हाँ, वो बिल्कुल। और मैं अपने बच्चों से बहुत सीखती हूँ। ये साहस मुझे मेरे बच्चे भी देते हैं जब वो मुझसे अपने स्कूल की, कॉलेज की बातें शेयर करते हैं और बताते हैं फलाना ऐसे जीता है, फलाना वैसे जी। तो बच्चे भी आपका परिष्कार करते हैं ये बताते हुए कि तुम्हारी इस बात में बहुत सेक्सिस्ट व्यू है, तुम्हारी इस बात में बहुत रेसिस्ट व्यू है। तो इस तरह से भी मैंने अपने आप को परिमार्जित किया है। तो इससे एक चीज़ ये निकल के आ रही है कि जब हम कहानी लिखते हैं या संवाद लिखते हैं तो खुद को टटोलते हैं, अपने भीतर खुद को खोजने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल करते हैं, क्यों नहीं करेंगे। और प्रॉबेबली जब हम खुद को टटोलते हैं तो हम रियलाइज़ करते हैं मैं तो उसकी वजह से बहुत उदार बनी हूँ, मैं जजमेंटल नहीं रही अब किसी के प्रति भी। लेकिन शायद आप 22 साल की उम्र में मुझसे पूछते तो मेरा भी एक प्यूरिटेनिकल टाइप ऑफ लव के प्रति आकर्षण था। लेकिन ओवर द इयर्स मैंने रियलाइज़ किया है कि इन चीज़ों ने, इनसे जूझने में, इन प्रश्नों से जूझने में मैं ज़्यादा उदार बनी हूँ, और वो एक व्यापक दृष्टि मेरी विकसित हुई है जो बहुत ज़रूरी है हर लेखक के लिए। ठीक है, तो जब आप कोई कहानी या कोई किस्सा आपको आया, जैसे आपने कहा कहानी आई, तो मैं उसी शब्द को लेके चल रहा हूँ, कोई किस्सा आपके जहन में आया और वो आपके भीतर चल रहा होता है ना, आपके भीतर वो इतना गहरा उतर जाता है कि आपके भीतर का जो कोलाहल है आप उसमें डूबे होते हैं। क्या ऐसे में कहानीकार को सामाजिक कोलाहल सुनाई पड़ता है? बहुत सही प्रश्न है ये कहूँगी, क्योंकि जब तक सामाजिक कोलाहल मेरे भीतर नहीं आता है, अंदरूनी कोई कोलाहल जन्म ही नहीं लेता है। सच्चाई ये है। मैं पीपल्स पर्सन हूँ, मैं बिल्कुल स्वयं की पर्सन नहीं हूँ।
मेरे अंदर कोई ऐसा जैसे लोगों के अंदर डायलेमा रहता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती रहती हैं लोगों के भीतर कि अरे ये लूँ ना लूँ, ऐसा कुछ नहीं है मेरे अंदर, कोई निर्णय नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा, मैं बहुत साहसिक हूँ, साहसी तो हुई, साहसिक भी हूँ, एडवेंचरस भी हूँ। तो मैं जो समाज में चल रहा होता है उससे प्रभावित हुए बिना कुछ सोच ही नहीं पाती हूँ, कुछ भी नहीं। आप मेरी सारी कहानियाँ उठा लीजिए, ख़राब लिखी होंगी मैंने, आलोचकों ने उसे माना होगा कि ये क्या लिख रही है, कि उत्तर आधुनिकतावादी कहानियाँ हैं, किसी ने ये भी बोला था, एक बड़े आलोचक ने, या हमें समझ में नहीं आ रही, हो सकता है, पर मैं अपने समाज की भाषा बोलती हूँ। मेरे अंदर कोई आंतरिक यात्रा उस तरह की नहीं होती है, जो आती भी है वो वहीं से आती है। कोई कोलाहल मेरे भीतर नहीं है, बहुत शांत बुद्धत्व। जब गुस्सा है तो कोलाहल भी होगा, तो वहीं से आया है ना। गुस्सा मुझे अपने लिए किस बात का होगा? मुझे अगर आप जब मैंने उससे समझौता कर लिया कि हाँ, गांव जाके भी मेरा नॉस्टैल्जिया अगर टूट गया है, और नॉस्टैल्जिया उस केस में ख़राब बात है, मैंने उसको भी अपने अंदर डाल लिया है कि कोई बात नहीं, मैं वहाँ जाके मोमोज़ ही खा लूँगी, जो वो देगा वो ही खाऊँगी। तो मुझे किस बात का वो, अंदर मेरे कोई कोलाहल नहीं है। क्यों होगा? कोलाहल आता है जैसे आजकल, अभी मेरे वायर में मैंने एक लेख लिखा था 17 का, इस समाज को गुस्सा क्यों आता है, ठीक है? तो वो समाज का ही गुस्से पे, मतलब वो एक लेख है, और कल मेमोरी पॉपअप हुआ उसका, वायर का, तो जैसे फेसबुक पे आता है, मैंने कहा हैं, ये मैंने 17 में लिखा था, ये 23 में बिल्कुल सही साबित हो रहा है। तो जो बाहरी चीज़ का आपको इंट्यूटिव, जिसको बोलते हैं इंट्यूशन, कि अच्छा अब ये चीज़ हुई है, मान लीजिए हम सत्ता की ही बात करें कि सत्ता बदली है, अब ये चीज़ हो सकती है, अब हम आलोचना के क्षेत्र में ये आलोचक मुझसे मिला है, अब ये चीज़ हो सकती है समाज में, उस चीज़ का इंट्यूशन मेरे भीतर पहले से आता है, तभी जाकर मेरे अंतर्मन में वो बेचैनी आती है। उसमें कोई डाइकोटमी नहीं है, ये नहीं है कि वो अलग है और मेरे अंदर किसी तरह की उस तरह की यात्रा नहीं चल रही होती। बहुत सारे लेखकों में चलती है और वो बहुत सुंदर कहानियाँ लिखते हैं, बहुत सुंदर कविताएं लिखते हैं जब वो बहुत क्लांत परेशान होते हैं, पर मेरे अंदर नहीं आता। डाइकोटमी भले ना हो, लेकिन डायलेक्टिक्स तो ज़रूरी होता है किसी लेखक में। बिल्कुल। और डायलेक्टिक्स का सवाल मैंने इसलिए भी पूछा है क्योंकि अब मैं जिस पे बात कर रहा हूँ वो है बिसात पर जुगनू। जब आप इतने बड़े फलक का उपन्यास लिखते हैं तो डायलेक्टिक्स होना कितना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, कई बातें ज़रूरी हैं उसमें ज़रूरी है कि जब आप बड़े फलक का उपन्यास लिख रहे हैं तो सबसे पहले, हर चीज़ लिखने के पहले, बड़े फलक का उपन्यास भी, इमेजिनेशन आपका बहुत फर्टाइल होना चाहिए। आपको सोचने, समझने, जानने की जिज्ञासा बहुत होनी चाहिए। अच्छा, एक सेकंड, एक मिनट। इमेजिनेशन फर्टाइल, मतलब तीसरी बार इस शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। ये तो फिर ये कैसे तय होगा कि मेरी इमेजिनेशन बहुत फर्टाइल है? क्या मैं जो सोचना चाह रहा हूँ उसकी कोई सीमा तो है नहीं है। एक लेवल के बाद तो आपको ठहरना पड़ेगा। मैंने तो आपको अभी बताया ना कि इंट्यूटिव, जब इंट्यूशन आता है, जब 23 में बात मैं देख रही हूँ कि अरे ये सब सच हो रहा है, जो मैंने 17 में लिखा था तो फर्टाइल इमेजिनेशन था ना। जब मैं लिख रही हूँ कि समाज को गुस्सा क्यों आता है, क्यों हेट की संस्कृति, नफ़रत की संस्कृति पनप रही है, ये मैं 17 में लिख रही हूँ। 17 में इस तरह का कुछ खास हुआ नहीं है, लेकिन 23 तक आते आते मुझे ऐसा महसूस होता है। ये सबके लेखकों की अपनी इंट्यूशन होती है, अपनी समाज के प्रति उनका नज़रिया होता है। लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि कोई बदलाव आया है और मेरे आसपास के लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो इमेजिन्ड ही तो होता है और उसका कोई सीमा नहीं होती है। लेकिन अब इसी में हम 2-3 थोड़ा आज के सामयिक बातों पर आते हैं। अब जैसे कि फिल्में बनती हैं, पौराणिक कथाओं पे बनती हैं, और अगर कोई उनसे कहता है, अगर लोग कह रहे हैं कि हमने अपना इंटरप्रिटेशन डाला है, तो वो इमेजिनेशन नहीं, वो शॉर्टकट है, वो चोरी है, मक्कारी है।
कि हम अपने इमेजिनेशन में एक सस्ती चीज़ परोस रहे हैं क्योंकि हमें लगता है इससे हमारी टीआरपी बढ़ेगी या हमारी व्यूअरशिप बढ़ेगी, या हम कोई किताब ऐसी लिखते हैं। बहुत सारे आप देखिए मिथकों का रीराइटिंग का बहुत प्रचलन हो रहा है। अंग्रेज़ी में तो मतलब तबाह कर दिया है लोगों ने लिख लिख के, हाँ तबाह कर दिया है। एक पूरी जनरेशन जो IITs और IIMs में जाती है वो सारी अंग्रेज़ी की उसी तरह की मिथक कथाओं का जो पर्सोनिफिकेशन हुआ है, या जिसको उन्होंने कहा है कि ये ऑथेंटिक है, उसी को वो प्रामाणिक मान के बड़ी हुई है। मैं जानती हूँ ऐसे पिछले 10 साल का अरसा अगर हम उठा लें तो तब ऐसे ही समझदारी बच्चों में विकसित हुई है। ठीक है, ये जो रीराइटिंग है इसकी एक सीमा होनी चाहिए। इसी तरह से बिसात पर जुगनू जो है वो भले ही एक इमेजिन्ड नॉवेल है, लेकिन उसमें कोई भी ये ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता है कि तुमने जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स थे उसका रॉन्ग इंटरप्रिटेशन किया है या गलत चीज़ें की हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में अभी मैं जब आ रही थी यहाँ पर तभी मैंने एक पढ़ा कि कैसे सिर्फ एक धर्म नहीं, ज़्यादातर हम एक धर्म के बारे में, पर सिर्फ एक धर्म नहीं, ज़्यादा धर्मों के बारे में अब इसी तरह का मलाइन करने वाला, लोगों को झूठी बात, मतलब जो मिथक हैं उनका एकदम ख़राब, क्योंकि कल बकरीद थी, उसके इर्द गिर्द कहानी बुनते हुए सिर्फ एक धर्म की बात नहीं की गई उसमें क्रिश्चियंस भी आ गए, जैन भी आ गए, बुद्ध भी आ गए, सबको ऐसा व्हाट्सएप अभी जहरीला मैंने पढ़ा है रास्ते में। तो ये जो जिसको मैं बोलती हूँ कि ये इंटरप्रिटेशन, ये फर्टाइल इंटरप्रिटेशन नहीं है, ये बदमाशी है। इस बदमाशी से कभी कोई सफलता या कनेक्ट इस्टेब्लिश नहीं होता। हम सोचते हैं कि हो जाएगा, नहीं होता है। तो फलक का उपन्यास लिखिए, तब भी आपको इन बातों के प्रति, इन आग्रहों के प्रति सावधान होना ही पड़ेगा। जब चीज़ों को आप इतिहास में प्लेस करते हैं और ऐसी चीज़ों को जो आज भी घटित हो रही हों और आप उसे इतिहास की घटनाओं में प्लेस करना चाहती हैं, किस तरह की मुश्किलात आती हैं? सबसे बड़ी बात ये आती है जब इस तरह की चीज़ें हम लिखते हैं कि हम कितने कलात्मक होते हैं उस चीज़ को लेकर, कितना सुंदर बना पाते हैं जब हम उपन्यास या कहानी लिखते हैं। वरना वायर में आर्टिकल लिख दीजिए, न्यूज़ लॉन्ड्री में कुछ लिख दीजिए, इंडियन एक्सप्रेस में भेज दीजिए। अगर आपको यथास्थितिवाद पे लिखना, यथास्थितिवाद रॉन्ग टर्म है, यथास्थिति पे लिखना है, वस्तु स्थिति जो आज की है उस पे लिखना है, या कोई घटना लिखनी है, आप आर्टिकल लिखिए ना। अगर आप उपन्यास या कहानी कर रहे हैं तो आपकी उसकी सुंदरता, उसकी भाषा, उसके कलात्मक पक्ष पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। जवाब नहीं मिला। मेरा सवाल ये था कि जब आप इतिहास में कैसे प्लेस करते हैं, मेरा सवाल तो प्लेस करते हैं आप दोनों के समतुल्य चीज़ों को का गठन करते हैं, आप बनाते हैं उस तरह से। हम तो चाह रहे हैं कि हम आज की बात को लिखें, प्लेस करें, तो उसका हिस्टोरिकल समय, वो समय, उसका हिस्टोरिकल समय को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। उस समय में आपको उतने साल पीछे जाना होता है, उस समय के हिसाब से दोबारा गढ़ना पड़ता है, लेकिन चीज़ें तो चलती आ रही हैं। क्योंकि जब आप तो इतिहास की छात्रा रही हैं, इतिहास और कल्पना को आप मिलाते हैं तो आप उस संधि पर खड़े हुए हैं जहाँ पर आपको कल्पना की डोर भी थामे रखनी है और इतिहास की भी, और बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। अगर वो बिगड़ा तो मामला बिगड़ सकता है। तो ये तो आपके साथ हुआ ही होगा कि आप जब भारत में बैठ के चीन की कथा लिख रही हैं और आपके पास इतिहास की किताबें हैं जहाँ आप अफीम युद्ध के बारे में पढ़ रही हैं, जहाँ 57 की क्रांति के बारे में पढ़ रही हैं, राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ रही हैं, पटना कलम के बारे में आप पढ़ रही हैं, वहाँ पर किस तरीके से आप पात्रों को गढ़ें। तो ये तो देखिए, जब मैं इतिहास पढ़ रही थी तो मैंने जब एमफिल में एडमिशन लिया तो मैं चाइनीज़ एंड जापानीज़ स्टडीज़ में एडमिशन लिया था।
वहीं से चीन और जापान के लिटरेचर को मैंने पूरा मतलब टेक्स्ट पढ़ने से ज़्यादा मैंने लिटरेचर घोंट डाला था। तो अंदर किरदार खड़े हो चुके थे, उसको लगा 20 साल इस तरह से डेवलप होने में। तो मतलब ऐसा उसको जो किस तरह से आप कह रहे हैं प्रामाणिक कैसे बनाया? हाँ मतलब क्योंकि शोध इस तरह की चीज़ों में शोध बहुत ज़रूरी हो जाता है। शोध ज़रूरी है, पर हो सकता है कि कुछ चीज़ों के बारे में आप कल्पना जब आप पढ़ चुके हैं, इतना 20 साल पहले पढ़ चुके हैं, आप कोई नया शोध नहीं करते हैं। क्योंकि ये ऐसी किताब नहीं लिखी है मैंने कि मैं लाइब्रेरी में गई और किताबें निकाल के जैसा। क्योंकि आपने बहुत लंबा समय लिया। हाँ, 7 साल लगे इसे लिखने में। तो 3 साल तो अंजुम मुझे सोचने में लगे उपन्यास को। बिना सोचे तो मैं एक छोटी कहानी भी नहीं, मैंने कहा ना, जब वो आएगा ही नहीं तो मैं लिखूंगी क्या। तो जब तक दिमाग में लास्ट लाइन तक नहीं बन जाती, अभी जो मैं दूसरा उपन्यास लिख रही हूँ उसका जब तक अंतिम पैराग्राफ नहीं बन गया दिमाग में, तब तक तो मैंने लिखना शुरू ही नहीं किया। तो ये हर आदमी का लिखने का एक अलग तरीका होता है। मेरे लिए हर चीज़ बहुत क्लैरिटी, पहले लिखने में मुझे टाइम नहीं लगता, टाइप करने का जो समय है बस वही होता है, बाकी तो कहानी यहीं बनती है। तो इसी वजह से मैं बार बार कल्पना कहती रहती हूँ, क्योंकि इसमें कोई नया शोध मैंने नहीं किया। बिसात पर जुगनू उस समय जो पढ़ा था, जो किरदार मेरे मन में थे, पर्ल एस बक एक राइटर हैं, नोबेल प्राइज़ विनर भी हैं, उन्होंने पूरी तरह से चीन पर लिखा था और बचपन में वो मेरी फेवरेट ऑथर होती थी। तो कई चीज़ें जुड़ती हैं इस तरह से। ये अलग बात है कि जब मैंने उपन्यास लिख के दे दिया था, तब मैंने कहा मैं एक बार जाकर उस जगह को देखना चाहती हूँ, चीन को, जहाँ ये बेस था, कैंटन को। तो पहले जाना चाहिए था। हाँ, जाना तो चाहिए था, लेकिन बाद में जाकर तो कोई चीज़ नहीं मिली वैसी। लेकिन हाँ, वहाँ भी फिर बैठ के मैंने कल्पना की। फिर तब तक किताब छपी नहीं थी और मैंने जाकर दोबारा पढ़ा और मुझे बहुत खुशी हुई कि कल्पना बहुत करीब थी सच्चाई के। तो मैंने उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की। ऐतिहासिकता की बात चल रही है, क्या इतिहास को दर्शाने के लिए क्या तथ्यों का ही समावेश करना ज़रूरी होता है या और भी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है? तथ्य तो देखिए डेट्स में हो सकते हैं, ठीक है, डेट्स आप गड़बड़ नहीं कर सकते हैं। कोई भी जो इतिहास का डिसिप्लिन होता है उसमें आप डेट्स गड़बड़ नहीं कर सकते, हो भी नहीं सकती। और जो हमारा आधुनिक भारतीय इतिहास है, चाहे मेडिवल इतिहास है, अब तो एंशिएंट इंडिया के भी सारे डेट्स और इस तरह के बहुत सारे प्रमाण हैं हमारे पास, जिनके इर्द गिर्द कोई क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है। वही सब पढ़ के कई जनरेशन हम लोग बड़े हुए हैं। हाँ, इसके अलावा हमें ये ज़रूर देखना होता है, जैसे एक बहुत सुंदर उपन्यास है कई चांद थे सरे आसमां, शमशुर रहमान फारूकी का, और मैं उसे बहुत हाईली रेट करती हूँ। चाहे मंजूर एहतेशाम का बशारत मंजिल है, अगर आप पढ़िए, चाहे आधा गांव जो मेरा बहुत फेवरेट उपन्यास है। मैं ये सारे कुछ उपन्यासों के नाम ले रही हूँ, जिसमें एक काला शानी का काला जल है, वो भी मैं ये डाइवर्स लेखकों के, बहुत सारे लेखकों के डाइवर्स उपन्यासों का नाम ले रही हूँ। इसमें एक और है सात आसमान है, असगर वजाहत जी का, और इस तरह के फिर श्रीलाल शुक्ल का, ये सारे कल्ट उपन्यास है, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी, ठीक है, जिनको पढ़ के सभी, मतलब आज की जनरेशन भी अगर हिंदी पढ़ रही है तो इन उपन्यासों को पढ़ती और अपनी समझ बनाती है। ये सारे उपन्यास, खास तौर से आधा गांव का यदि जिक्र चले, तो लिखा तो उन्होंने बहुत बाद में, उपन्यास पार्टीशन के समय का बेस है, ठीक है, लिखा उन्होंने बहुत बाद में। तो उन्होंने क्या ध्यान रखा? उन्होंने समय का ध्यान रखा, उस समय की घटनाओं का ध्यान रखा, और किसी भी तरह की बदमाशी करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने परिवारों की कहानियाँ लिखी, उसमें इर्द गिर्द परिवार हैं जो अफेक्टेड हो रहे हैं। वो उन्होंने, उनके जाने पहचाने भी हो सकते हैं, पर हो सकता है कि उन्होंने कल्पना से गढ़े हो वो परिवार। तो इन मूल बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि छेड़छाड़ यदि हम कर सकते हैं तो हम
मानवीय संबंधों में कर सकते हैं और किसी चीज़ में नहीं कर सकते, या उनके रिस्पॉन्सेज में कर सकते हैं। हम उस समय जो कपड़े पहने जाते थे उसमें नहीं कर सकते। आप शमशुर रहमान फारूकी का पढ़िए उपन्यास। भाषा में नहीं कर सकते। भाषा जो उस समय बोली जाती, कोशिश करनी चाहिए। नामवर सिंह कहते थे कोशिश करनी चाहिए। हम कोशिश करनी चाहिए कि हम जिस भाषा में लिख रहे हैं उसी में ज़्यादा मजमून लिखें। लेकिन अगर हम उस दौर का कुछ लिख रहे हैं या गांव की कहानी लिख रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो उसका आना चाहिए ना, पता चलना चाहिए। पात्र को जस्टिफाई करने के लिए उस दौर में आप जब ले जाएं तो वो जस्टिफाइबल कैसे होता है? क्योंकि वहाँ कल्पना भी आपका काम सहारा ले रही होती है। जैसे आपके 4 पात्र हैं, खदीजा, परगासो, युयान और ली ना, ये 4 हैं। अब इन चारों का अगर आप फैमिली ट्री के हिसाब से भी देखेंगे तो आपने ध्यान रखा है। तो दादा परदादा यहाँ तक पहुँचते पहुँचते और फिर लीना की भाषा लाते लाते, तो ये तो थोड़ा सा तो द्वंद्व मन में चलता होगा, कहीं टसल तो होता ही होगा। नहीं, टसल नहीं होता। इसके लिए तो आपको बहुत पुख्ता तैयारी करनी पड़ती है। वो तैयारी कैसे होती है? मैं वही वो हाँ, घुसना चाहता हूँ। तैयारी तो आपको जाना पड़ेगा। भाषा के व्यवहार के लिए आपको जानना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा, आपको खंगालनी पड़ेंगी किताबें। और अगर आप लिटरेचर के विद्यार्थी, साहित्य के विद्यार्थी रहें, विद्यार्थी से मेरा मतलब वो नहीं जो कॉलेज में पढ़ते हैं, अगर हम जैसे लोग रहें जिन्होंने बहुत साहित्य को खंगाला है, पढ़ा है लिटरेचर को, कथा कहानी को, तो हमें पता है कि जब चार्ल्स डिकेंस लिख रहा है अ टेल ऑफ टू सिटीज़, तो उस दौर की भाषा क्या थी हमें ये पता है। हमें ये जानकारी मुझे भाषा की किताबें पढ़ के नहीं हुई है। जो कुछ है ये सतत परंपरा जो साहित्य की रही है उससे रूबरू होते हुए जब मैं चली हूँ, मेरी बनावट में ये बात आई है कि अगर 1857 में आप कोई भी उस समय का साहित्य उठाइए जो बाद में भी लिखा है, पाही घर एक उपन्यास याद आता है मुझे, और इस तरह के जितने भी उपन्यास आप उठाते हैं तो आप देखते हैं कि उन लोगों ने, उन लेखकों ने जो हमारे पूर्वज, पाही घर कमलाकांत त्रिपाठी जी का, हाँ, तो जब हम उठाते तो हम देखते हैं उन लोगों ने बहुत ध्यान रखा है। इसी तरह एक अमृतलाल नागर का है शतरंज की मोहरे, वो जब लिखते हैं 1857 पर ही है वो किताब, तो वो उसमें पूरी तरह से भाषा का, समय का, लोकेल का ये पुख्ता जानकारी होती है। तो वो जानकारी में कोई द्वंद्व नहीं आता। तो फतेह अली खान का रोज़नामचा जब आप लिख रही थी, हाँ, तो उसकी तैयारी फिर आपने कैसे की थी? तो जब मैंने सोचा कि फतेह अली खान तो उस दौर में उर्दू आई थी 1857 के बाद ही, उसका बहुत ज़्यादा, मतलब उसके पहले वो रेख्ता थी, ठीक है ना, मिली जुली भाषा थी। तो उसमें मराठी के भी शब्द थे, उसमें बंगाली के भी थे। जो सिपाही जहाँ से आता था, इस पे भी बहुत सारी डिबेट्स हैं कि रेख्ता वहीं से जन्मा है या जो हमारी आज की उर्दू है उसका जन्म वहाँ से हुआ कि नहीं हुआ, इस पे भी बहुत डिबेट्स हैं। लेकिन मुझे ये मान के अच्छा लगता है, ये व्यक्तिगत मोह है मेरा, कि रेख्ता में पूरे भारत क्या रिप्रेजेंटेशन था। अगर हम इसे एक देश माने, जो बाद में ही बना वो देश, शुरू में तो था नहीं। तो बहादुर शाह ज़फ़र की भी भाषा थी उसमें, और मराठी, चूँकि महाराष्ट्र से भी बहुत सैनिक थे, यूपी बहुत बड़ा प्लेयर था उसमें। तो सभी सिपाहियों की भाषा मिलजुल कर अगर उर्दू को जन्म दे रही है, तो उस दौर का एक आदमी जो पढ़ा लिखा है, पहले मदरसे में पढ़ता है वो, और उसके बाद वो अंग्रेज़ी वाले स्कूल में भी जाता है, क्योंकि उसे ज्योग्राफी पढ़ना बहुत पसंद है, भूगोल का वो विद्यार्थी होना चाहता है, क्योंकि वो नक्शों की भाषा सीखना चाहता है। तो ऐसा व्यक्ति तो जो थोड़ा बहुत भी व्यवहार, जिसकी मदरसे में पढ़ाई हुई है, आगे वो ऐसे ही लोगों से मिलता जुलता है, तो उर्दू मिश्रित ही हिंदुस्तानी बोलेगा, वो हिंदुस्तानी बोलेगा, वही वो बोलते हैं, वही वो लिखते हैं। अच्छा, ये सवाल मैं लगभग सभी कहानीकारों से कर रहा हूँ, और कमाल की बात है सबके अलग अलग उत्तर इसमें मुझे मिलते हैं कि ये कैसे तय होता है कि जिस थीम को आप उठा रहे हैं, जिस सब्जेक्ट पर आप कहानी या उपन्यास लिखना चाह रहे हैं, उस पे आप कहानी तक ठहर जाएं,
या उसको आप आगे ले जाएं और उस पर उपन्यास तक चले जाएं, और फिर उपन्यास जब लिख रहे हो तो लगे कि नहीं, कहानी ही लिखी जानी चाहिए? अब मैंने तो शुरू में ही आपको अंजुम जवाब दे दिया था। मेरे ऊपर तो कहानी कहानी की शक्ल में आती है, उपन्यास उपन्यास की शक्ल में ही आता इतना कठिन शक्ल में क्यों आया कि वो पढ़ने वालों से ये आग्रह कर रहा है कि आप ये जानकारियां घर से लेकर आइए, तब इसको लेकर बैठिए? इसलिए कि मुझे लगता है लोगों ने पढ़ना लिखना बहुत कम कर दिया है। एक्चुअली में मुझे लगता है कोई भी जानना नहीं चाहता है कि अगर ये भाषा है और इसमें एक शब्द है तो मैं, आजकल तो इतना मुश्किल भी नहीं है अंजुम कि डिक्शनरी, हम तो पोथी खोल के मतलब डिक्शनरी पढ़ते थे, आजकल तो बस आपको टाइप करना है, जो बगल में आपके फ़ोन होता है उतनी जहमत भी नहीं उठाते ना। हाँ, तो मैं चाहती हूँ कि 4 ज़हीन पाठक पढ़ें, लेकिन पढ़ें क्योंकि फिर तो एक सवाल ये उठता है, फिर आप लिखती किसके लिए हैं? मैं सभी के लिए लिखती हूँ। तो 4 ज़हीन पाठक से वो 8 तक पहुँचेगी, मैं इतनी आशावादी हूँ। मैं मानती हूँ कि अच्छी चीज़ को कोई नहीं रोक सकता, या अच्छी ना भी हो, आज आलोचना की दृष्टि में या आम पाठकों के बीच में भी अच्छी ना हो, फिर भी बार बार वो पुनर्सृजित पुनर्जन्म लेती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, मेरी एक कहानी है यूटोपिया, जो बिल्कुल शुरू की ज्ञानरंजन जी ने पहल में छापी थी। जानकर इसलिए बात नहीं की, उससे बहुत बात हो चुकी है, लेकिन उसके बारे में मैं एक छोटी सी जानकारी शेयर करना चाहती हूँ कि अभी उर्दू का एक वो निकला है अनुवाद की, बहुत सारे हिंदी के कथाकारों की कहानियों का अनुवाद के रूप में एक शक्ल में एक किताब आई है, तो उसमें उन्होंने मेरी यूटोपिया कहानी उठाई। यूटोपिया कहानी 2006-07 की लिखी हुई कहानी है, आज 2023 चल रहा है। उर्दू में उसे इतने सारे नए पाठक मिल गए, इतने सारे लोगों के फ़ोन आने लगे। अब बात तो बहुत हो चुकी है उस कहानी पे, बहुत सारी कुछ कहानियों पे बहुत बात हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद हम जिसे मानते हैं, मतलब आलोचकों ने, एक आलोचक हैं मेरे मित्र हैं बहुत, कहिए तो नाम भी ले लूँ, राकेश बिहारी, तो वो कहते हैं वो फॉर्मूला कहानी है। 2006 में मुझे तो पता भी नहीं था कि फॉर्मूला क्या हो सकता है, लेकिन मेरा मन था, जो आसपास मैं देख रही थी गिरावट अपने समाज में, इतनी पुरानी बात है ये, उसको मैं दर्ज करना चाहती थी। उसी कहानी की शक्ल में वो आया, तो उन्होंने कहा कि आपने लड़के को हिंदू और लड़की को मुसलमान बनाया। तो मैंने कहा हो सकता है अगली कहानी में उल्टा हो जाए, मैं जिस चीज़ को महसूस करूँगी अपने आसपास वैसे लिखूँगी। तो इस कहानी में अभी एक मैसेज आया है, एक बहुत बड़े उर्दू के कथाकार हैं, उन्होंने मुझे ये मैसेज लिखा है कि ऐसा लगता है कि नज्जो और उसकी माँ के साथ आप एक ही घर में रही हैं। इससे बड़ी तारीफ़ और क्या होगी कि अगर मेरे पात्र उनको ऐसे लगे, अलीगढ़ में रहते हैं वो, तो उन्होंने इस तरह से लिखा। तो मुझे लगता है कि बिना अच्छा, जब पात्र आप गढ़ रही होती हैं, ख़ास तौर पर स्त्री पात्र आपके सशक्त होते चले जाते हैं, सवाल चले जाते हैं पे था दरअसल, क्या वो पहले से माइंड सेट करके होता है कि मुझे सशक्त ही दिखाना है, या वो कथा के साथ धीरे धीरे सशक्त होते चले जाते हैं? नहीं, वो तो धीरे धीरे जैसे चैलेंजेस प्लॉट में आते चले जाते हैं स्त्री पात्रों के सामने, वैसे वैसे वो सशक्त होते चले जाते हैं। फिर कहानी को आगे कौन ले जाता है, आप या पात्र? एक तो सोचा हुआ मूल प्लॉट तो अंदर ही रहता है, और चूँकि मैं एक स्त्री हूँ, मुझे लगता है कि हर स्त्री को इतना मजबूत होना चाहिए, तो ये ख्याल भी मेरे मन में एक पीछे से रहता ही है। अब चैलेंज ये आता है कि ये ख्याल तो है ही, लेकिन प्लॉट क्या उसके साथ जस्टिस कर पाएगा? तो प्लॉट में ऐसी सिचुएशंस आती हैं या बनाई जाती हैं जिसमें उसके सामने भी वो चैलेंजेस आएँ, वो जूझे उन चुनौतियों से और वो सशक्त साबित हो। इससे ये बहुत रोचक और क्योंकि कई बार ऐसा लगता है, और लोग कहते भी हैं
कि लगता है कि ये पात्र डिस्कोर्स को ध्यान में जानकर गढ़े जाते हाँ, हैं। वही मैं आपसे कह तो रही हूँ कि फॉर्मूला की बात हुई हाँ। थी, जबकि ऐसा है नहीं। जब आपके सामने मान लीजिए जो खदीजा बेगम हाँ, है, खदीजा बेगम है। हाँ, तो उनके सामने चारा क्या है? वो या तो उस स्कूल को ख़त्म होने दें, तो वो भुलावे में जीना बेहतर समझती वो हैं, अंतिम समय तक बचाने की कोशिश करती हैं। तो ये इसलिए नहीं है कि मैं ये डिस्कोर्स में रखना चाहती हूँ कि मेरी स्त्री पात्र सशक्त होगी। सिचुएशन ऐसी बन जाती है, चुनौती ऐसी आ जाती है कहानी में कि उसे ही लेकर चलना है समाज को, मतलब अपने कला स्कूल को। मुसव्विर खाना को अगर वो अपने कंधों पे लेके नहीं चलेगी तो ख़त्म हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि औरतें जो होती हैं वो धरोहर को आगे लेके जाती हैं ज़्यादा मुकम्मल तरीके से, और इस वजह से वो दिखलाई नहीं पड़ता था। हिस्ट्री में, इतिहास में उनका बहुत नाम नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई और पढ़ती गई, लोगों की पर्सनल कहानियाँ भी सुनती गई, तब मुझे पता चला कि औरतों का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो इस मायने में मैं स्त्रीवादी भी हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा भारी हो गया मेरे ख्याल से, है ना? वही आपने कुरेद के जो आप इतना मुस्कुराती हैं, हाँ। इतना हंसती हैं, इसका नुकसान हुआ कभी? बहुत। जैसे कि कई बार लोग व्यक्तिगत ज़िंदगी में भी सीरियसली नहीं लेते हैं, सोचते हैं वही प्रिविलेज्ड, अरे इनका काम क्या है, पार्टी में जाती हैं, हंसती हैं, मुस्कुराती हैं, ये खाने पीने की, बस इनको क्या प्रॉब्लम है। साहित्य में इनको कोई दुख हो सकता है? चांदी का चम्मच लेके पैदा हुई हैं, कैसे? तो मैं भी मानती हूँ मेरे अंदर दो तरह के लोग रहते हैं, एक सामाजिक प्राणी और दूसरा बहुत प्राइवेट पर्सन। मैं बहुत अंदर से, लोगों को लगता है मैं नहीं हूँ, पर मैं अंदर से बहुत प्राइवेट पर्सन हूँ। मैं अपने दुख जल्दी शेयर नहीं करती, आंसू कतई नहीं। हो सकता है मैं बहुत छोटी बात के लिए रो लूँ, हाय मेरी चप्पल टूट गई, हो सकता है सड़क पे रोने लग जाऊँ, लेकिन जब बड़ी क्राइसिस आती है तो मैं बिल्कुल आंसू नहीं निकाल सकती। अंदर कोई ढीठ बच्चा रहता है जो कहता है नहीं निकालना है, पहले क्राइसिस ख़त्म हो जाए। तो लोगों को वो वाली चीज़ पता ही नहीं लगती। जब आप रो ही नहीं रहे हो, आप आंसू नहीं दिखा रहे हो। बड़ा इंटरेस्टिंग है, शाहरुख खान का एक टेडेक्स में मैं वो देख रही थी, तो कल ही बल्कि मैं रात को रील्स देख रही थी इंस्टा पे, तो उसमें वो कहता क्या है कि जब क्राइसिस पेन आता है तो आप क्या करते हैं? तो उसने कहा मैं बाथरूम में जाता हूँ, बंद करता हूँ, खूब रोता हूँ। मैं भी वही करती हूँ और शुरू से यही करती हूँ। मेरे बच्चे भी मुझे सुपर मॉमी समझते हैं, मेरे हस्बैंड भी सुपर वाइफ समझते हैं, और फ्रेंड्स तो समझते ही हैं। तो मुझे लगता है कि क्यों बताना, क्यों बर्डन करना दूसरे को। अगर हेल्प चाहिए तो वो दूसरे ढंग से कही जा सकती है कि अंजुम आज ये हो गया है, अगर तुम मेरे नज़दीक हो तो थोड़ा सा इस चीज़ में हेल्प कर दो। लेकिन अगर सिर्फ अपना दुखड़ा रोना है तो मैं क्यों एक्सप्रेस करूं? मेरी कहानी करेगी ना। खदीजा बेगम का जो रिश्ता हुआ दुख है वो बहुत सारी स्त्रियों का दुख है, बहुत सारी औरतों का। तो यानी आप अपने दुख कहानियों में उतारती हैं? हाँ, मेरा यही तरीका है अपने को एक्सप्रेस करने का। तो यानी कट करेज आपकी कहानी है? कट करेज मेरे अंदर के बच्चे की कहानी है, जिसका नॉस्टैल्जिया डिस्ट्रॉय होता है। और भी बहुत सारी हैं, अगर आप नाम लेंगे तो बहुत ही कहानी है। तो मंजूर जी हमेशा कहते थे, मैं कहती हूँ देखिए ना, सब कहते हैं झगड़ा तुम्हारी कहानी है, तुम लोग तो दिखते नहीं हो ऐसे। तो मैं वो उन्होंने कहा कि अरे बोल दिया करो कमबख्त कि सब कुछ तो लेखक अपने भीतर से ही निकाल के देता है। तो मैंने कहा लेकिन इससे गलत इंप्रेशन पड़ेगा, जबकि हमारा ऐसा कुछ झगड़ा नहीं हुआ था जिस पे मैंने कहानी। बोले लेकिन उन्होंने बहुत सही कहा था, उसको मैं बिल्कुल एक कुंजी की तरह संभाल के रखती हूँ कि जब तक अपने भीतर, मान लीजिए आप ही का वो दुख है, अगर मैं सचमुच एक कमिटेड और सीरियस किस्म की कथाकार हूँ
तो मैं आपके उस दुख से भी उतनी ही वाबस्ता होंगी, उतना ही पेन मुझे फील करना चाहिए, न सिर्फ एज अ लेखक कथाकार बल्कि एज अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। मुझे समझना चाहिए कि अंजुम जो है फेलो ह्यूमन बीइंग है, और यही दृष्टिकोण मैंने इसको अंदर मेरे भर चुका है और मैं यही मानती हूँ। डेमोक्रेटिक है बहुत ज़्यादा, पूरी तरह से। और इसका कभी घाटा हुआ? बहुत ज़्यादा। घाटा ये हुआ कि मैं डिस्टेंस मेंटेन करना नहीं जानती हूँ, इसीलिए मैंने पूछा। हाँ, तो कोई हो सकता है कोई, मैं सोचती हूँ कि अगर मैं किसी के साथ बैठी हूँ और चूँकि मतलब डेमोक्रेटिक मैं बोल के नहीं होती हूँ, बस हूँ, डेमोक्रेटिक में हूँ, मिजाज से अंदर से हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि आपको पानी जो दिया गया है वो कम मिले और मुझे फ़िल्टर वाटर मतलब मुझे बिस्लरी मिले, ऐसा नहीं, ऐसा मैं सोच नहीं पाती हूँ। तो उसमें कई बार जो सामने वाला है वो एडवांटेज भी उठा लेता है, कई बार सामने वाला आपको बेवकूफ़ समझता है, कई बार जब आप किसी से बहुत अच्छे से बात करते हो, ख़ासतौर से साहित्य में, तो पुरुष जो है वो आपको लाइन देना भी समझ सकता है। मैं बिल्कुल चालू भाषा में अगर इसकी बात कहूँ तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है हर लिखने वाली, हर कला के क्षेत्र में जाने वाली, इवन हाउसवाइफ्स सब फेस करती हैं कि अगर आप ज़्यादा हंसते हो या बोलते हो या बराबरी का ओहदा देते हो अपने साथी को बिना प्लान के, बिना डिज़ाइन के, तो ये सोचा जा सकता है कि यार। किन मित्रों ने आपको आगे बढ़ाने में मदद की? हैं, बहुत सारे हैं। जब मेरी पहली कहानी छपी थी, हम लोग साथ में एक ग्रुप ही था, रविंद्र कालिया ने हमें छापा था, तो अपने बहुत घनिष्ठ मित्रों में मैं चंदन पांडे और गीता श्री भी मेरी मित्र हैं। और इस तरह से अभी एकदम से आपने पूछ लिया है तो नाम भी बहुत नहीं याद आ रहा है, लेकिन प्रत्यक्षा के साथ मेरी रोज़मर्रा की बात साहित्य को लेकर होती है और मैं हमेशा उससे ये डिस्कशन करती हूँ। हम लोग काफ़ी रोते गाते भी हैं कि हमारा नंबर कब आएगा। लेकिन किस चीज़ के लिए? मतलब हम लोग कब बड़े लेखक माने जाएंगे, हमें कब बड़े पुरस्कार मिलेंगे टाइप्स। लेकिन हाँ, पुरस्कार में क्यों, आप तो पुरस्कार, मेरा एक नज़रिया डिफरेंट है। हाँ, मैं ये मानती हूँ और मैं बिल्कुल आपके साथ इस बात से सहमत। स्टेटमेंट है पुरस्कारों पर मेरी कोई आस्था नहीं है, बिल्कुल मैं मानती। लेकिन उसके बावजूद आपने लाडली पुरस्कार लिया। लाडली पुरस्कार मैंने लिया, सत्यानंद निरुपम ने कहा कि बहुत अच्छा पुरस्कार, इसको मना मत कर दीजिएगा, तो मैंने ये तो आपका कॉन्ट्राडिक्ट हो गया बात। आस्था नहीं है लेकिन आप पुरस्कार आस्था नहीं है, वाकई नहीं है। तो मैंने बहुत सारे पुरस्कार ना भी बोले हैं, लाडली ले लिया था, ठीक है। और सबसे पहला पुरस्कार जब मैंने लिया था, जो कृष्ण प्रताप सम्मान है पहला, उस वक्त मैंने ये कोई घोषणा नहीं की थी, पर अब मैंने ये घोषणा कर दी। ये तो बहुत गलत है, आप किसी के कहने से अगर अपना नज़रिया बना रहे हैं उसमें। हाँ, नहीं, नज़रिया नहीं बना रही हूँ, मैंने अपना नज़रिया बदला भी नहीं है। मैंने वो पुरस्कार सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि वो खालिस ठेठ साहित्यिक पुरस्कार नहीं था। उसकी जूरी में उर्वशी बुटालिया जी थी और सुधा अरोड़ा जी थी, जिनसे, उर्वशी से मेरा कोई संबंध नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा मैसेज किया। और उसके बाद मैं फिर मुझे लगा कि अरे, अंग्रेज़ी के लोग अगर इस किताब को बिसात पर जुगनू को पढ़ रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो एक दूसरे टाइप का पॉपुलेशन फर्स्ट का वो पुरस्कार है जो स्त्रियों को वो करते हैं। तो इसलिए मुझे लगा एक स्त्री होने के नाते एंडोर्समेंट की वजह से लिया, नथिंग एल्स। पर वाकई मेरी पुरस्कार में आस्था नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि जो पुरस्कार मैंने ना बोले वो भी मुझे किस तरह से दिए जा रहे थे, और इसलिए मुझे नहीं है। हाँ, बुकर मिल जाए जैसे गीतांजलि को मिला है तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ पे कोई आपको जानता नहीं, वो आपके लिखे हुए कोई जानता है। मतलब बड़े पुरस्कारों की आस्था है? नहीं, बुकर के लिए आस्था अभी भी है। ठीक वैसे ही है कि
आमिर खान हम पुरस्कार नहीं लेंगे लेकिन ऑस्कर के मंच पर जाएंगे। नहीं, ऑस्कर तो भाई, ऑस्कर में आपको लोग जानते नहीं, बड़े छोटे की बात नहीं है। छोटे में भी अगर मुझे ये पता रहता, जैसे भी आपने कहा प्रत्यक्ष जी से बात होती है, कब हमें बड़े पुरस्कार मिलेंगे, लेखक माना नहीं जाएगा। वो तो हम लोग बुकर और नोबेल की बात करते हैं। हम लोग हिंदी साहित्य के छोटे पुरस्कार, छोटे नहीं सॉरी, जिनको पुरस्कार मिले हैं और जो लेते हैं वो बहुत, ऐसा नहीं है कि सारे नॉन डिज़र्विंग लोग होते हैं। जैसे अभी मुझे किसी ने कहा भी कि तुम इस पुरस्कार को मना मत करना, कोई अगर मिलता है किसी के बारे में बताया तो ऐसा नहीं करना चाहिए, पुरस्कार की अवमानना होती है। पर मैंने कहा कि पुरस्कार अगर सचमुच कोई ऐसा व्यक्ति देता है जिसे मैं नहीं जानती हूँ, जो सचमुच मेरे लिखे हुए को देता है, तो भाई मैं मान लूँगी। अगर मुझे ये, मेरा दिल गवारा नहीं करता कि अंजुम मुझे जानते हैं और मुझे पुरस्कार दे दें, नहीं। या खुद एंट्री भर के भेजनी हो, हाँ, ऐसे क्यों भेजेंगे हम? ठीक है, इतना हम नहीं। कभी पंकज जी के पद का लाभ उठाया? नेवर। ये तो मैं ऑन रिकॉर्ड भगवान के पास भी चली जाऊंगी तो बोलूँगी कि नेवर, कभी नहीं। कभी उन्होंने कहा हो आपसे? कभी नहीं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जिसे दर्ज करना बहुत ज़रूरी है। पंकज जी जब भारत भवन में थे, इंचार्ज थे, एक बार भी मैं एज अ कथाकार या एज अ साहित्यकार नहीं इनवाइटेड हुई। हमारा ये अघोषित सा अंडरस्टैंडिंग है कि जहाँ भी वो रहेंगे मैं कभी नहीं जाती हूँ। साहित्य समाज फ़ोन करता हो आपको कि हमारी अप्रोच लगवा दो, तो उससे क्या हुआ? बिल्कुल कोई, हम तो, ये हमारे बिल्कुल क्षेत्र अलग हैं। जैसे पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में जब पंकज जी पोस्टेड थे, सारे बच्चे कहते थे कि मैम प्लीज़ एक पढ़ दीजिए, क्योंकि उनको कहानियों की बहुत ज़रूरत रहती थी, वो डिप्लोमा फिल्म्स बनाते थे। मैम प्लीज़ ये आके पढ़ दीजिए, थोड़ा ये कर दीजिए। तो मैंने नहीं, फिर मैंने उनकी फिल्मों में ज़रूर काम किया। मैंने कहा एज ए एक्टर। मैंने दूसरी तरीके से पूछा, मान लीजिए कोई साहित्यकार है और पंकज जी किसी बड़े पद पर हैं, उनके बीच का मीडिएटर का भूमिका में कभी आप आ गई? नहीं, डायरेक्ट वो भी साहित्यकार हैं। अगर सीधे रहता है कि आप खुद बात कर लीजिए, क्योंकि मुझे पता है ना कि वहाँ से ना होगी तो मैं क्यों मीडिएटर। चलिए सवाल पलट देता हूँ, मतलब वो हाँ, उनके अफसर होने से हाँ, वर्षों का नुकसान हुआ। जैसे कि वो कल्चर सेक्रेटरी रहे जब मध्य प्रदेश में 4-5 साल रहे, तो 4-5 साल मैं किसी साहित्यिक, मतलब भोपाल के किसी साहित्यिक आयोजन में नहीं गई। यहाँ तक कि जब वो यहाँ आए थे और कल्चर सेक्रेटरी थे यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, तब साहित्य अकादमी के किसी प्रोग्राम में नहीं गई। जब वो चले गए वहाँ से, तब पंकज जी ने बोला कि जाओ, लेकिन तुम 5,000 रुपये जो वो देते थे वो तुम नहीं लोगी। मैंने कहा यार अब तुम नहीं हो वहाँ पे, वो 5,000 मेरी पॉकेट मनी है तो वो मैं लूँगी। तो फिर वो माने। नुकसान बहुत, मतलब इन चीज़ों का नुकसान हुआ। मैं अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं, जैसे लोग प्रोजेक्ट करते हैं, मेरा स्वभाव नहीं है, लेकिन जैसे कई चीज़ें मैं लिखना चाहते हुए नहीं लिख पाई क्योंकि उनकी नौकरी सेंसिटिव है और सेंसिटिव चीज़ मैं नहीं लिख सकती हूँ, तो मैंने अपने आप को विड्रॉ भी किया। लेकिन मुझे कोई मलाल नहीं है। एक उपन्यास तो आ गया, आपने कहा 5 उपन्यास और अपने समकालीन रचनाकारों पर आलोचना किए बगैर तो मैं नहीं जाऊंगी। कहाँ तक पहुँचा काम? दूसरा ख़त्म हो चुका है उपन्यास, इसी साल आ जाएगा। तीसरा और चौथा भी नेक्स्ट ईयर में, मतलब क्योंकि वो 2 छोटे, 1 का 2 है वो, तो वो छोटे छोटे हैं, तो उम्मीद है 24-25 तक वो आ जाएंगे। और समकालीनों की आलोचनात्मक, मतलब उनके लिखे हुए पे मेरा बड़ा मन है कि जो सबकी विशिष्टता है उसको मैं ज़रूर रेखांकित करूं। ये मेरा बहुत मन है। और ताकि मेरी पीढ़ी के लिए, जैसे मुझे याद है आज से 20 साल पहले जब हम लोगों ने लिखना शुरू किया था, सब ने कहा था अरे ये लोग बहुत कौतुक लेके आए हैं, इनकी भाषा में कौतुक है, इनके थीम्स में कौतुक है। और ज़्यादातर लोगों को कहा गया कि वो उदय प्रकाश स्कूल के लेखक हैं। जैसे उमा शंकर चौधरी एक हमारे बहुत प्यारे मित्र हैं, उनके ऊपर ये आरोप हमेशा लगता है।
और चंदन पे भी, और इस तरह बहुत लोगों ने कहा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 20 साल और ये ख़त्म हो जाएंगे जल्दी। तो चूँकि हम लोग ख़त्म नहीं हुए, तो मेरा बड़ा मन है कि मैं इस बात को रेखांकित करूं कि जब एक नई पौध आती है तो बहुत सारे लोग उसमें ज़रूरी नहीं है जीवित रह पाएँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो कम टैलेंटेड होते हैं। बहुत सारे लोगों की पारिवारिक मजबूरियां होती हैं, वो किसी दूसरे पेशे से जुड़ जाते हैं, और बहुत इतर कारणों से लोग नहीं लिख पाते हैं। लेकिन जो लोग लिख पाए वो आज तक लिख रहे हैं और भविष्य में भी लिखते रहेंगे। ये मुझे बहुत उत्साहजनक बात लगती है, तो इसीलिए मैं इस पर लिखना चाहती हूँ। और एक ये तो मेरा क्वार्टेट इसके साथ है ही, एक मेरा बड़ा मन है कि एक प्रेम से भरा हुआ उपन्यास लिखना चाहिए जिसमें सिर्फ प्रेम हो। मैंने अभी तक कोई भी ऐसी मुकम्मल प्रेम कहानी नहीं लिखी है, और मुझे लगता है कि प्रेम इतनी बड़ी चीज़ होती है। ऐसा क्यों है कि हर लेखक ये चाहता है कि वो कोई ना कोई जीवन में प्रेम कहानी या एक प्रेम उपन्यास ज़रूर लिखे? मैं तो इसलिए चाहती हूँ क्योंकि दूसरे लेखकों का मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इसलिए चाहती हूँ कि जैसा मैंने आपसे कहा, बचपन से मेरी दृष्टि जो है वो ख़राब चीज़ों पे, मतलब विद्रूपताओं पे ज़्यादा टिकी है, और उन्हीं को मैं रेखांकित करती रही हूँ। तो एक बार मैं जैसे स्टेला और वो वाली कहानी जो मेरी है अपूर्व चौधरी, हाँ, क्रिसमस कैरल, कैरल, उसमें है उस निष्कलश प्रेम की एक कहानी है। लेकिन मेरा मन है कि एक बड़े वितान पे एक ऐसी प्रेम कथा लिखी जाए। जाहिर सी बात है कि समाज उसमें एब्सेंट तो हो नहीं सकता, समाज तो रहेगा, लेकिन ऐसी लिखी जाए जो भी पढ़े, मतलब जैसे कोई निराश है तो पढ़ के उसके अंदर आशा, जिजीविषा सब भर जाए। अभी भी एक्टिंग करने का मन करता है? कर सकती हूँ। दरअसल अभी भी मुझे 1-2 चांसेस मिले थे। अरे वाह। लेकिन किन्हीं कारण, मतलब उसमें कोई पारिवारिक कारण नहीं है, पर कुछ मेरी व्यस्तताएं ऐसी थीं। इनफैक्ट बीच में मुझे 2 स्क्रिप्ट लिखने के भी ऑफर्स मिले थे, लेकिन वो भी किन्हीं कारणों से मैं पूरा नहीं कर पाई अपना काम। तो ये सब भी है, देखते हैं क्या क्या कर पाते हैं। आपकी एक कहानी है हिजरत से पहले। हाँ। उसमें एक इनू होते हैं और एक हिम होते हैं। इनू एंकर होता है और हिम कैमरामैन होता है। तो तो मैं इनू और हिम पर इसको ख़त्म करता हूँ। अच्छा। उस कैरेक्टर के साथ, लेकिन इस सवाल के साथ कि कोई ऐसा काम जो आपको खुशी देता हो लेकिन आप उसे कर नहीं पाए और आप चाहती हैं कि वो करें। बस शायद एक फिल्म करना चाहूँगी। क्या बात है, क्या बात है। चलिए, आप ऐसे ही, मतलब ये जो इच्छा है आपकी ये जल्दी पूरी हो। अरे हो चाहिए, मेरे सारे स्कूल फ्रेंड्स बोलते हैं बस अब तुम्हारी एक ही इच्छा, उनकी भी ये इच्छा है। तो हमारी भी ये इच्छा है कि अब आप एक फिल्म करें, 5 उपन्यास लिखें, समकालीन रचनाकारों की रचनाओं पर आलोचना लिखें और जो करना चाहें वो करें। और अगर इतनी खूबसूरत तोहमतें लगती हैं तो वो लगती रहे। कोई फर्क। बहुत शुक्रिया, आपने संगत के लिए समय दिया, हमसे बातचीत की। बहुत शुक्रिया। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि आपकी कई कहानियों में मदर फिक्सेशन है, जो जिस पर मेरा ध्यान नहीं गया था। जितना अगर कुछ सत्य है तो यह भी सत्य है कि संस्कृत ने अन्य भाषाओं की शब्दावली ली, उनसे बहुत कुछ लिया, तो इस बात को एक्नॉलेज नहीं किया जाता रहा है, जबकि ये सत्य है। नाट्यशास्त्र खुद बताता है कि और भी परंपराएं रंगमंच की हो सकती हैं और पैरेलल परंपराएं हैं, उनके बारे में भी मैंने बात की है। ये तो प्रमाण से सिद्ध है कि हमने ज्योतिष की कुछ चीज़ें अरब की दुनिया से ली, जैसे रमल और ताजिक के 2 सिद्धांत हमने अरब से लिए, उन पर संस्कृत में ग्रंथ लिखे गए। संस्कृत में ही ये अवधारणा है कि भाषा हमको मुक्त करती है, भाषा हमारे चेतना के बंधनों को खोलती है। कामसूत्र भी एक बहुत दबी छिपी हुई चीज़, एक वर्जित टेक्स्ट मान लिया गया था, जबकि काम तो एक पुरुषार्थ है।